अभी तक हम ये समझते थे कि यूनिवर्स जो है वो पूरा दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, मटेरियल और रेडिएशन। मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं और रेडिएशन की भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के समय में ये हुआ कि ये दुनिया दो चीज़ों से नहीं बल्कि एक ही चीज़ से मिलकर बनी है। हमारे देखने का उसको नज़रिया अलग अलग है। तो मटेरियल जिसको हम बोलते हैं वही रेडिएशन है और जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं वही मटेरियल है। तो अगर मटेरियल रेडिएशन है और रेडिएशन मटेरियल है तो इन सब में एक दूसरे की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। जैसे मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, तो फिर मटेरियल जब चले तो वेव की तरह चलना चाहिए, उसमें व्यतिकरण होना चाहिए, उसमें स्रंग और गर्त होने चाहिए अगर वो वेव फॉर्म में चलेगा तो। दूसरी चीज, अगर रेडिएशन है और वो मटेरियल की तरह बिहेव करती है तो रेडिएशन में मोमेंटम होना चाहिए। वो जब चलता है तो एकदम उसको स्ट्रेट लाइन में गोली जैसे चलना चाहिए। ये सारी क्वालिटी रेडिएशन में होनी चाहिए। तो ये सब कुछ चल ही रहा था और अभी तक हमने सबसे पहले लाइट के बारे में क्या स्टडी किया कि लाइट एक किरण जैसे चलती है। रे ऑप्टिक्स में हमने स्टडी किया कि एक तीर जैसे चलेगी, गोली जैसे चलेगी बिल्कुल, और वो सीधी चल के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है। जब हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा तो उससे प्रकाश के बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी, परावर्तन, अपवर्तन, वो सब एक्सप्लेन किया रे ऑप्टिक्स से। उसके बाद हाइगेंस थ्योरी आ गई लाइट को लेकर के और पूरा का पूरा हमारी पढ़ाई ही बदल गई। देखिए, जैसे ही हाइगेंस थ्योरी आई तो उससे पहले तक हम क्या पढ़ते थे कि लाइट कैसे चलती है, लाइट किरण के रूप में चलती है। लेकिन जैसे ही हाइगेंस थ्योरी आई तो उसके बाद से हम क्या पढ़ने लगे, हम पढ़ने लगे कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। और न सिर्फ ये पढ़ा कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है, बल्कि तरंग रूप लाइट का ले करके हमने परावर्तन की भी व्याख्या की, अपवर्तन की भी व्याख्या की, और उसके साथ साथ प्रकाश तरंग के रूप में चलता है उसको मान करके हमने प्रकाश के इंटरफेरेंस को भी एक्सप्लेन किया और प्रकाश के डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। तो अब हम यहां तक क्या मानने लगे, हम ये मानने लगे थे कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। उसका नेचर जो है वो एक पार्टिकल जैसे चलता है, गोली जैसे, वैसे नहीं चलती। यानी कि लाइट का नेचर, देखिए मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, उससे पहले हम क्या मानते थे कि लाइट किरण की तरह चलती है। हाइगेंस थ्योरी आने के बाद हम क्या मानने लगे कि लाइट वेव के रूप में चलती है, उसमें वेव फ्रंट होते हैं, वेव लेंथ होती है और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो अब हम ये मान चुके कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। उसी समय, उसी दौरान एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया जिसने हमारे लाइट के बारे में जो हम सोचते थे ना, उसका पूरा का पूरा एक क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। और ऐसे क्रांति के रूप में आया कि उसने हमारी पढ़ाई की दिशा ही बदल दी। देखिए, हमारी साइंस में आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं और जब भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है हमारी स्टडी की डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है, इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। कैसे इतिहास की दिशा बदल जाती है? जैसे पहले हम मानते थे प्रकाश किरण के रूप में चलता है, हाइगेंस के बाद और यंग एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये मानने लगे थे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो किरण वाला गुण छोड़ दिया हमने, तरंग वाला मानकर चलना शुरू कर दिया। लेकिन उसी दौरान एक एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने बताया, ये आया जिसका नाम हॉलबैक एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट है। ये दो साइंटिस्ट थे, हॉलवाश, इसका अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग प्रोनाउंसिएशन मिलेगा तो उससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। हॉलबैक एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट, ये दो साइंटिस्ट है, हॉलबैक एंड लेनार्ड। इन्होंने लाइट को लेकर एक एक्सपेरिमेंट किया और जैसा कि मैंने बताया, इसने एक बार फिर से क्रांति के रूप में एक्सपेरिमेंट आया और इसने एक बार फिर से हमारे पढ़ने की दिशा बदल दी। कैसे पढ़ने की दिशा बदल दी कि अभी तक हम क्या मानने लगे थे कि लाइट कैसे चलती है, तरंग के रूप में। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इसने हमको मजबूर कर दिया ये सोचने पर कि लाइट तरंग के रूप में नहीं चलती।
और ये उस समय के लिए, जैसे कि मैंने बताया, एक बड़ा ही रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट था, एक बड़ा ही क्रांति के रूप में आया एक्सपेरिमेंट था। पहले किरण के रूप में लाइट को मानते, फिर इसके बाद हमने माना कि तरंग रूप में चलता है, और जैसे कि मैंने बोला कि जब ये वाला एक्सपेरिमेंट आया तो इस एक्सपेरिमेंट के होने के बाद इससे जो रिजल्ट हमको मिले ना, वो रिजल्ट्स ने हमको मजबूर कर दिया और हमको ये सजेस्ट किया कि जो लाइट है वो तरंग के रूप में नहीं चलती, बल्कि लाइट पार्टिकल के रूप में चलती है, कण जैसे चलती है, पदार्थ जैसे चलती है, मटेरियल जैसे चलती है लाइट। ये इसने सजेस्ट किया हमको। तो अब ये बहुत बड़ी बात थी उस समय की कि अभी तक हमने प्रकाश को लेकर तरंग के रूप में चलता है, परावर्तन एक्सप्लेन किया तरंगाग्र के रूप में, अपवर्तन एक्सप्लेन किया, व्यतिकरण, विवर्तन, इन सबको पढ़ते आ रहे थे और सबको हम एक्सप्लेन कर रहे थे तरंग लेकर के। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट आ गया तो हमको तरंग वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना पड़ गया और ये सोचने पर मजबूर हो गए कि तरंग के रूप में लाइट चलती है कि नहीं चलती है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, किसने किया, वो तो मैंने बता दिया आपको, दो साइंटिस्ट हॉलवेस और लेनार्ड ने किया ये एक्सपेरिमेंट। और जैसा कि मैंने बोला, ये एक्सपेरिमेंट का जब रिजल्ट मिलेगा तो आप क्या देखेंगे, आप पाएंगे कि लाइट, इसके अकॉर्डिंग लाइट तरंग के रूप में नहीं चलती, बल्कि लाइट किस रूप में चलती है, पार्टिकल के रूप में चलती है। और पार्टिकल क्या है, पदार्थ का है। पार्टिकल तो एक पदार्थ होता है ना, मटेरियल होता है वो, तो इसका मतलब लाइट मटेरियल जैसे चलती है। ये इसका रिजल्ट आपको लास्ट में मिलेगा। इसीलिए हमने लिखा हुआ है हॉलबैक एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट टू सजेस्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये एक्सपेरिमेंट हमको सजेस्ट करता है कि जो लाइट होता है उसका नेचर वेव नेचर नहीं होता, बल्कि उसका नेचर कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। और पार्टिकल क्या होता है, मटेरियल। इसका मतलब लाइट मटेरियल के तरह से चलती है। क्या था एक्सपेरिमेंट, कैसे किया गया, इसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको बताता हूं। आप देखिए, उसका फिगर ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, पर इससे भी पहले हम कुछ चीजें आपको समझाना चाहते हैं, उसे आप जरा अच्छे से गौर करके देख लीजिए। उसमें आपको ये देखना है, जैसे लाइट के बारे में है, वेव में हम क्या देखते हैं, तरंग में जो कुछ हमने पढ़ा था, उसमें आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि अगर लाइट की तीव्रता कम और ज्यादा है तो उसमें वेव में क्या फर्क आएगा। जैसे हम बोलते हैं तीव्रता क्या होती है, पहले तो मैं इसी को आपको क्लियर कर देता हूं। प्रकाश की तीव्रता, जिसे हम अंग्रेजी में इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी तीव्रता कहते हैं। ये तीव्रता बेसिकली ये एक एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। क्या होती है, माध्यम के प्रति एकांक क्षेत्रफल से माध्यम के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ऊर्जा, इसी को हम क्या बोला करते हैं, इसी को हम कहते हैं तीव्रता। तो एक चीज आपको ये बेटा याद रखनी है कि तीव्रता का मतलब होता ही है एनर्जी। इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी। बस माध्यम के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड जितनी एनर्जी पास होती है, जैसे यहां से लाइट, एक बल्ब हमने यहां से जलाया और लाइट ऐसे जा रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में जितनी एनर्जी पास हो जाएगी उसको हम तीव्रता बोलते हैं। तो एक चीज तो हमेशा याद रख ले, तीव्रता बेसिकली क्या चीज है, ऊर्जा। हमेशा के लिए चीज तैयार कर लो कि इंटेंसिटी जब हम बोलेंगे, then you should understand that intensity is nothing but it is energy of the light। ठीक है, एक चीज तो ये आप समझ लें। दूसरा, प्रकाश की तीव्रता को हम कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा सीधा सा बेटा एक एग्जांपल है।
आप अपने घर में एक विंडो लगी हुई है, विंडो में दरवाजे के दो ऐसे साइड लगे होते हैं। अगर दरवाजे का एक पल्ला आप खोलते हैं विंडो का तो कुछ लाइट अंदर आती है, दरवाजे के दोनों पल्ले अगर खोल देते हैं तो लाइट ज्यादा अंदर आती है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब एक पल्ला खोलते हैं तो जो लाइट अंदर आ रही थी वो लाइट की तीव्रता कम थी, और जब दोनों पल्ले खिड़की के खोल देते हैं उस समय जो लाइट अंदर आना स्टार्ट हो जाती है वो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होती है। तो प्रकाश की तीव्रता कम होना ज्यादा होना पता चला। अगर लाइट एनर्जी कम आ रही है तो तीव्रता कम है, लाइट एनर्जी अगर ज्यादा आ रही है तो तीव्रता ज्यादा है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जैसे अभी धूप नहीं आ रही है लेकिन बाहर लाइट आ रही है, रोशनी तो है बाहर, और अगर धूप आने लगेगी तो भी एक लाइट आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो छांव में रोशनी आती है उसमें और धूप होने पर जो लाइट आती है उसमें, दोनों में क्या फर्क होता है? तीव्रता का फर्क होता है। एक में तीव्रता ज्यादा होती है और एक में तीव्रता कम होती है। और इनकी वेव में क्या फर्क होगा मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक ये वेव है, इसका आयाम बस इतना सा है, इतना सा इसका एम्पलीट्यूड है। अच्छा, एक दूसरी वेव भी हमने बनाई, देखिए। दूसरी वेव हमने बनाई, इस दूसरी वेव में देखिए किस चीज का डिफरेंस है। इस दूसरी वेव में आप देखिए कौन सी बात का डिफरेंस है। ये एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। जितनी देर में ऊपर वाली वेव तीन चक्कर लगाती है उतनी ही देर में नीचे वाली वेव एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। उतनी ही देर में नीचे वाली वेव भी कितने चक्कर लगाती है? तीन। इसका मतलब है अगर एक सेकंड में ऊपर वाली वेव तीन चक्कर लगाती है तो नीचे वाली भी तीन लगाती है। तो दोनों का क्या सेम? आवृत्ति। एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को ही क्या बोलते हैं? तो दोनों की क्या चीज सेम है? आवृत्ति सेम है। लेकिन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? इसका आयाम इतना छोटा है और इसका आयाम इतना बड़ा है। तो एक का आयाम छोटा, कम, और दूसरे का आयाम बड़ा। और आपने को याद होगा तरंग में जो हम पढ़ते हैं वेव में, उसमें ये पढ़ते हैं कि तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें किसकी तीव्रता ज्यादा होगी और किसकी तीव्रता कम होगी? इसकी तीव्रता ज्यादा होगी और इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो दोनों में सेम क्या चीज है? आवृत्ति। और दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? तीव्रता का। आयाम डिफरेंस है मतलब तीव्रता का डिफरेंस है। तो इन दोनों वेव को आप अच्छे से पहचान लें। इन दोनों की क्वालिटी मैं यहां पर लिखूंगा। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है? सेम। इन दोनों की इंटेंसिटी कैसी है? इंटेंसिटी दोनों की डिफरेंट है। अब किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और किसकी इंटेंसिटी कम है बता सकते हैं आप मुझे? ऊपर वाली की इंटेंसिटी कम है और नीचे वाली की इंटेंसिटी ज्यादा है। ध्यान रहेगा आपको। अच्छा, ऐसा ही एक दूसरा फिगर भी मैं आपको बना के दिखाता हूं, आप इसको भी जरा गौर करिए, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में इन चीजों को आपको समझ में आना चाहिए तो आप एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकालेंगे। देखिए, ये एक वेव है बेटा, और एक वेव ऐसे ही मैं नीचे बनाऊंगा। इसका ये आयाम है, इतना एम्पलीट्यूड है इसका, इतना सा। अब एक दूसरी वेव हम बनाते हैं, उसको भी आप ध्यान से देखिए। इसको देखिए, यहां पर ये वेव कितने चक्कर लगाती है? एक चक्कर, दो चक्कर। जितनी देर में ये वेव दो चक्कर लगाती है उतनी देर में ये एक, दो, तीन, चार,
5 चक्कर। तो जितनी देर में ये वाली तरंग 2 चक्कर लगाती है उतनी देर में ये वाली तरंग 5 चक्कर लगा लेती है। आयाम दोनों का कैसा है? सेम। आयाम इसका भी इतना बड़ा था, आयाम इसका भी इतना ही बड़ा है। तो इस बार देखो क्या सेम है? आयाम। आयाम सेम है मतलब क्या चीज सेम होगी? इंटेंसिटी सेम होगी। और क्या चीज इसमें कम ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा है, आवृत्ति डिफरेंट है इनकी। आवृत्ति इसकी कैसी होगी? ज्यादा, इसकी आवृत्ति कैसी है? कम। ठीक है, तो इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है और क्या चीज दोनों के सेम है? इंटेंसिटी के बारे में बताइए। इंटेंसिटी दोनों की सेम। इंटेंसिटी सेम क्यों? क्योंकि दोनों की आयाम सेम है। फ्रीक्वेंसी दोनों की कैसी है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, इन दोनों में तीव्रता समान है, आवृत्ति अलग अलग है। इन दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी डिफरेंट है। क्लियर? अब इनमें ये हमको समझना चाहिए कि अगर आवृत्ति सेम है तो ठीक है, तीव्रता सेम है, एनर्जी दोनों की सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। यहां पर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, इसका पता हमको कैसे लगेगा? तो मैं आपको बताऊं, वेव में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने से लाइट का क्या चीज बदल जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से लाइट का कलर बदल जाएगा। लाइट का कलर बदल जाएगा, आप हमेशा याद रखें। फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वो लाइट रेड होगी, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो वो ब्लू होगी। तो आप हमेशा याद रखें, लाइट में फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा होने से लाइट में कहां बदलाव आ जाएगा? कलर में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और किसकी कम है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा और इसकी फ्रीक्वेंसी कम। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होने से क्या बदलेगा? कलर बदल जाएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो रेड कि ब्लू? ज्यादा फ्रीक्वेंसी होने से रेड आएगा, नहीं ब्लू आएगा। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, तो रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए रेड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, हम ये मान सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये किस प्रकार का बल्ब होगा? रेड। और ये किस प्रकार का बल्ब होगा? ब्लू। नहीं समझ में आया आपको? और इंटेंसिटी सेम है, हम इंटेंसिटी कैसे सेम कर सकते हैं? बड़ी आसान सी चीज है, आप बल्ब के वॉट सेम रख लीजिए। अगर बल्ब से आप लाइट दे रहे हैं और समान तीव्रता चाहिए तो समान वोल्टेज के बल्ब यूज करिए। तो इन दोनों में तीव्रता समान है, तो हम ये मान लेते हैं ये रेड बल्ब है और 100 वॉट इंटेंसिटी का है, ये ब्लू बल्ब है और 100 वॉट इंटेंसिटी का है। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों की तीव्रता सेम है, यानी कि दोनों 100 वॉट बल्ब हैं, लेकिन दोनों के कलर अलग अलग हैं। ये रेड है और ये कैसा है? ब्लू। क्यों? क्योंकि दोनों की आवृत्तियां अलग अलग है। तो आपको हमेशा याद रखना है, तीव्रता किससे डिसाइड होती है? आयाम से। और कलर किससे डिसाइड होगा? फ्रीक्वेंसी से, आवृत्ति से। आवृत्ति ज्यादा तो ब्लू कलर, आवृत्ति कम तो रेड कलर। लेकिन तीव्रता सेम थी, इसका मतलब दोनों 100 वॉट बल्ब थे, दोनों 200 थे, दोनों 500 थे, वोल्टेज दोनों का सेम था, ये आप मान सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब कलर सेम होगा दोनों का, लेकिन एक की तीव्रता ज्यादा है और दूसरी की तीव्रता कम। तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये ग्रीन बल्ब है, अगर मैं मान लूं कि ये ग्रीन बल्ब है, तो ये कौन सा बल्ब है बताओ? अगर ये ग्रीन बल्ब से आने वाली वेव है तो ये कौन से बल्ब होगा? ग्रीन होगा, रेड होगा, ब्लू होगा? ग्रीन ही होगा। क्यों? क्योंकि यहां आवृत्ति कैसी है? सेम। और कलर तो आवृत्ति से बदलता है,
और दोनों की आवृत्ति सेम है तो दोनों का कलर कैसा होगा? ग्रीन। इसका भी कलर कैसा होगा? ग्रीन। दोनों की तीव्रता कैसी है? अलग अलग। एक की तीव्रता ज्यादा है और एक की तीव्रता कम है। जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी वो ज्यादा वोल्टेज होगा और जिसकी तीव्रता कम होगी वो कम वोल्ट होगा। अगर मैं ये बोलता हूं कि ये 50 वॉट के बल्ब से आ रही है लाइट, तो इसको मैं क्या लिखूं? 50 वॉट ही लिखूं या ज्यादा लिखूं कि कम लिखूं? ज्यादा, क्योंकि इसकी तीव्रता कैसी है? ज्यादा। तो इसको मुझे क्या बना देना चाहिए? 100 वॉट। नहीं समझ आई बात? कुछ आया? फिर से अच्छा एक बार मैं बताऊं और आप उसको गौर से सुन लीजिए। कलर किससे निर्धारित होगा? पहले तो ये देखिए, फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी जिसकी कम और ज्यादा होगी तो उसके कलर भी कैसे होंगे? अलग अलग। ठीक है। आवृत्ति किससे डिसाइड होगी? वोल्टेज से। जिस बल्ब का वोट ज्यादा होगा उसकी आवृत्ति ज्यादा, तीव्रता ज्यादा, और जिस बल्ब का वोट कम होगा उसकी तीव्रता कम होगी। मुझे बताएं इन दोनों वेव्स में क्या चीज बराबर है? हाँ, आयाम बराबर थे, इसलिए तीव्रता दोनों की कैसी है? अगर तीव्रता सेम है तो दोनों का वोल्टेज कैसा? सेम। इन दोनों में किस चीज का फर्क है? फ्रीक्वेंसी का। क्यों? क्योंकि जितनी देर में ये केवल 2 चक्कर लगाती है उतने में 5 लगा देती है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है और इसकी कम, इसलिए कलर दोनों का बदल जाएगा। ज्यादा फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर, कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर। इनके बीच में रखेंगे तो येलो भी मिलेंगे, ग्रीन भी मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको। इन दोनों में देखिए कौन सी चीज दोनों में अलग अलग है? इंटेंसिटी दोनों की अलग अलग, इसकी तीव्रता ज्यादा और इसकी तीव्रता कम। लेकिन दोनों में सेम क्या है? फ्रीक्वेंसी। अगर दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है तो दोनों का कलर कैसा होगा? सेम रहेगा। अगर ये ग्रीन है तो ये भी ग्रीन बल्ब से ही लाइट आ रही है। लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और इसकी इंटेंसिटी कम है, तो ये 100 वॉट बल्ब है और ये 50 वॉट बल्ब है। तो आपको ये एक चीज जरूर आना चाहिए। अभी एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहां लाइट मुझे डालनी रहेगी, तो लाइट के डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस आपको मालूम होने चाहिए। मैं बोलूंगा इंटेंसिटी बढ़ाओ, आप क्या बढ़ा दिया करोगे? मैं बोलूंगा यहां से और ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालो, आप क्या करेंगे? अगर 100 वाट का बल्ब है तो आप 200 वाट कर देंगे, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी कैसे? वॉट बदलने से। समझ आ रहे हैं आपको? मैं बोलूंगा इंटेंसिटी और बढ़ाइए, कैसे बढ़ाएंगे? वोल्टेज और बढ़ा देंगे, 500 वाट का बल्ब लगा देंगे। ठीक है। मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी चेंज करो, आप क्या करेंगे? हाँ, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी, देखो ध्यान से सुनिए, मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी चेंज करो पर इंटेंसिटी चेंज मत हो। फ्रीक्वेंसी चेंज करो, इंटेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। इंटेंसिटी चेंज ना हो इसके लिए वॉट चेंज नहीं करेंगे आप। 100 है तो 100 ही लगा के रखेंगे, कलर क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी मत बदलो, इंटेंसिटी बदलो, तो कलर वही रहेगा, वोल्टेज बदल देंगे आप। ठीक है। तो ये वेरिएशन आपको आना चाहिए समझ में, इसलिए मैंने एक छोटा सा यहां पर बना के आपको दिखाया एंड आई होप कि ये चीज आपको अब समझ आ गई है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइट के लिए जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस समय ये एक्सपेरिमेंट एक क्रांति के रूप में था हमारी फिजिक्स में, क्योंकि अब तक हम क्या मान चुके थे पूरी तरह से कि लाइट कैसे चलता है, लाइट वेव की फॉर्म में चलता है। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आया, एक बार फिर उसने मजबूर कर दिया हमको, प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या वाकई में लाइट वेव की तरह चलता है? अगर वेव की तरह चलता है तो यहां से प्रूव नहीं होगा, आप देखिएगा। ये हमको बताएगा कि लाइट किसकी तरह चलती है? पार्टिकल की तरह चलती है, एक कण जैसे चलती है, और कण एक पदार्थ है, तो लाइट का नेचर मटेरियल नेचर है। ये एक्सपेरिमेंट हमको सजेस्ट करेगा। तो ये एक क्रांति ही आएगी अब तो, क्योंकि इससे पहले हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन सब एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन सी थ्योरी से? वेव थ्योरी से।
अब अचानक कोई आके कह दे नहीं, वेव थ्योरी लाइट वेव की फॉर्म में नहीं चलती बल्कि मटेरियल की फॉर्म में चलती है, तो क्रांति ही आएगी। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट था ये, चलो चेक करते हैं, इसको देख लेते हैं। इसका एक सेटअप हमने यहां पर बना के रखा हुआ है। आप देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले वैज्ञानिक हॉलवेक एंड लेनार्ड थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। क्या उसमें सेटअप तैयार हुआ था? ये एक ग्लास, कांच की एक नली बनाई उन्होंने, ग्लास की एक ट्यूब, ठीक है, ग्लास ट्यूब, ये देखिए लिखा हुआ है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर धातु की 2 प्लेटें लगाई गई थी, ऐसे आमने सामने। ग्लास की ट्यूब थी, आमने सामने ऐसे 2 प्लेटें लगी हुई थी, दोनों धातु की प्लेटें थी। ये भी मेटल इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इसको कहते हैं, और ये भी मेटल इलेक्ट्रोड है। धातु का ये भी इलेक्ट्रोड है, ये भी धातु का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसी ट्यूब में यहां पर एक विंडो बनाई गई थी, खिड़की छोटी सी, ऐसे लाके और ऐसे, और ये इसका ओपनिंग। ये विंडो से क्या होगा, इस विंडो से हम लाइट को अंदर आना अलाउ करेंगे, यहां से लाइट को अंदर आने के लिए अलाउ करेंगे। और ये विंडो इस तरह से बनाई जाएगी कि इससे जो लाइट आएगी वो लाइट इस प्लेट पर पड़े आकर के, समझ आया? इस तरह से ये विंडो बनाई जाएगी कि लाइट आकर के इस प्लेट पर आपतित होगी। इतना क्लियर हो गया आपको? अच्छा, उसके बाद ये जो मेटल प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स से एक एक वायर लाते हैं और इस वायर से हम बाहर का सर्किट तैयार करते हैं। इस प्लेट पर लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा कि अगर हम किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित करते हैं तो उसमें क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर लाइट पड़ेगी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, हमको कैसे पता चलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखता नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन का पता हम सर्किट में बहने वाली करंट से लगाते हैं। आप भी यही करते हो। अगर किसी कंडक्टर में धारा बह रही है तो हम बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, और अगर धारा नहीं बह रही है तो हम बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं बह रहे। ऐसा ही अरेंजमेंट हमने किया, क्योंकि धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वी कांट सी देम, तो हम उनको पता कैसे लगाएंगे? हम उनको ऐसे पता लगाएंगे कि अगर हमारे बाह्य परिपथ में धारा बहेगी तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और अगर बाह्य परिपथ में धारा नहीं बहेगी तो बोल देंगे इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। समझ आया? इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनों को आपको देखना है आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उसके लिए क्या चेक करेंगे आप? करंट। तो करंट चेक करने के लिए यहां से जो ये 2 तार निकाल के लाए, हमने यहां पर एक अमीटर लगाया कि अगर सर्किट में करंट बहेगी तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां निकले और चल के यहां पर आए। भाई इलेक्ट्रॉन अगर चल के यहां पर आएंगे तो कब आएंगे? निकलेंगे तो ही तो चल के आएंगे, जब होंगे ही नहीं तो क्या चल के आएंगे? तो एक अमीटर हमने लगाया जिससे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को हम देख सकें कि इसमें करंट है या नहीं, क्योंकि करंट होने से हमको पता लगेगा इलेक्ट्रॉन निकले, और करंट न होने से हमको यह पता लगेगा इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। अच्छा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हम कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसको देखने के लिए यहां पर एक वोल्ट मीटर लगाया हमने। इस प्लेट और इस प्लेट के बीच कितना वोल्टेज हम दे रहे हैं, वहां पर हमने एक वोल्ट मीटर लगाया इस वोल्टेज को पढ़ने के लिए। तो ये हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, और आप जानते हैं वोल्ट मीटर समांतर क्रम में लगाते हैं, ऐसा इसको लगाया, अमीटर श्रेणी में लगाते हैं उसको लगा दिया, और प्लेट के ये दोनों टर्मिनल ला करके, एक इसका टर्मिनल यहां पर और एक इसका टर्मिनल यहां पर लाके हमने छोड़ दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्लेट्स हमारे पास हैं, इन प्लेट्स में हम चाहते हैं कि इन प्लेट्स को हम वोल्टेज सप्लाई करें, प्लेट्स को वोल्टेज सप्लाई करें, और उस वोल्टेज जो हम सप्लाई करेंगे उसको हम बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं। हम वोल्टेज जो सप्लाई करेंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, उसकी पूरी की पूरी कंट्रोलिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए। कैसे हमारे हाथ में होनी चाहिए? हम क्या चाहते हैं सुनिए, हम चाहते हैं कि हम जब चाहें
इस प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल दें और जब चाहे हम इस प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल दें। मतलब जब चाहे इसको प्लस बना दें, जब चाहे इसको माइनस बना दें। एक तो ये, दूसरा हम क्या चाहते हैं, हम जब चाहे इसका वोल्टेज 0 रखें, जब चाहे 5 कर दें, 10 कर दें। तो हम दोनों प्लेट्स के बीच आरोपित वोल्टेज को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना चाहते हैं, उसको अपने हाथ में नियंत्रण उसका लेना चाहते हैं। कैसे नियंत्रण, कि जब चाहे किसी भी प्लेट को प्लस या माइनस कर सकें और जब चाहे प्लेट का वोल्टेज कम और ज्यादा कर सकें, तो पोलैरिटी भी चेंज कर सकें हम और वोल्टेज को बढ़ा और घटा भी सकें। इतना बढ़िया कंट्रोल हमारे हाथ में रहना चाहिए। उसके लिए हमने यहां पर एक डिवाइस बनाई, एक अरेंजमेंट की। ये एक ऐसी अरेंजमेंट है, इसका नाम हमने रखा रोटरी स्विच। ये एक ऐसी अरेंजमेंट होती है, नाम इसका रखा गया रोटरी स्विच, और इसे आप दूसरा नाम क्या रखते हैं, फेस चेंजर। आप फेस चेंजर भी कह सकते हैं, आजकल अधिकतर यूज किया जाता है। लाइट का एक फेस चला गया, फेस चेंजर घुमा दिया, दूसरा फेस साथ चालू हो गया। तो ये एक फेस चेंजर हम यहां पर यूज करते हैं। ठीक है, अब कैसे ये वर्क करता है थोड़ा ध्यान से देखें। प्लेट्स से आने वाले दोनों टर्मिनल, एक यहां और एक दूसरा टर्मिनल यहां छोड़ दिया था हमने ला करके। यहां पर हमने एक बैटरी लगाई, उसके लिए अरेंजमेंट कैसे की देखो ध्यान से। यहां पर हमने एक बैटरी लगाई, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको लाकर हमने यहां पर रोक दिया, यहां छोड़ दिया, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था उसके साथ एक रियोस्टेट लगाया। रियोस्टेट आप समझते हैं, धारा नियंत्रक। दिष्ट धारा परिपथों में इसका हम प्रयोग करते हैं करंट को कंट्रोल करने के लिए। करंट कम और ज्यादा कर सकते हैं हम इससे हम सर्किट का वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, सर्किट का वोल्टेज घटा भी सकते हैं। तो ये रियोस्टेट है। हम इधर करते जाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ते जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगी, और इधर करेंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा, करंट बढ़ जाएगी। तो हम इससे करंट वोल्टेज अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसका जो दूसरा सिरा था रियोस्टेट का, वो देखिए यहां जोड़ा नहीं हमने, इसको ऐसा जंप करके इसीलिए लाए हैं कि जोड़ना नहीं है आपको। यहां पर इसका दूसरा सिरा लाके यहां हमने छोड़ दिया। तो यहां पर कितने टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ये दो टर्मिनल में क्या लगा है, इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं आप देखें, और इन दो टर्मिनल्स में क्या लगे हैं, बैटरी के दोनों सिरे लगे हुए हैं। समझ आ रहा है कुछ। अब ये कैसे वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा कि अभी ये ऐसा बना हुआ है इस तरह से, अभी ये यहां जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो प्लस यहां जुड़ा है और माइनस यहां जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम घुमा देते हैं, गौर से देखिएगा। जब हम इसको ऐसा घुमा देंगे तो ये जो चीज है ऐसा घुमाया, ये चीज किधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, और ये वाली चीज कहां आ जाएगी, यहां। अब आप ध्यान से देखिए, फेस चेंजर का ये वाला पॉइंट यहां चला गया और ये पॉइंट यहां चला गया। जैसे ये पॉइंट यहां गया और ये यहां पर आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखें क्या हो जाएगा इस पे। मैं इसको ऐसे बनाता हूं, ये यहां चला गया और ये यहां पर आ गया। तो इसका जो प्लस था वो किससे जुड़ गया, यहां से, और इसका जो माइनस था वो यहां आ गया। तो ये चीज कैसे हो गई प्लस, और ये कैसे हो गई माइनस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कैसे घुमाया हमने, ऐसा घुमाया इसको। तो ये वाला जो टर्मिनल था ये कहां जाके जुड़ गया, इस जगह से। इसको हटा देते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, इसको भी यहां से हटा देते हैं। ये यहां जाके जुड़ गया और ये चीज आके यहां कनेक्ट हो गई। अब आप ध्यान से देखें, ये जुड़ा कहां से था, प्लस से, अब ये कहां जुड़ गया, यहां। तो ये वाला टर्मिनल कैसा हो गया, प्लस। ये किससे जुड़ा था, नेगेटिव से, और अब ये यहां जुड़ गया तो ये कैसा हो गया, माइनस। तो ये प्लस हो गया
और ये टर्मिनल कैसा हो गया, माइनस। अगर ये प्लस हो गया तो ये प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और ये प्लेट कैसे पोटेंशियल पर आ गई, नेगेटिव पोटेंशियल पर। इतना समझ आया। अगर हम इसको ऐसे ना घुमाकर उल्टी दिशा में ऐसे घुमाते, फिर आप सोचिए जरा सा, इसको हमने अभी ऐसे घुमाया तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये प्लस और ये माइनस बन गया। अगर हम ऐसे घुमाने के बजाय इसको ऐसा घुमा देते, तब क्या होता, तब ये इससे जुड़ जाता और ये इससे जुड़ जाता। अब अगर ये इससे जुड़ जाता तो ये कैसा हो जाता, प्लस, और क्योंकि ये इससे जुड़ जाता तो ये कैसा हो जाता, माइनस। समझ आया। तो हम रोटरी स्विच की हेल्प से जब चाहे इसको क्या बना देंगे, माइनस, जब चाहे इसको क्या बना देंगे, प्लस, और जब चाहे इसकी वोल्टेज को कम करें ज्यादा करें। कहां से, रियोस्टेट से। तो कहां से करेंगे बताइए, आपको समझ आया कुछ। रोटरी स्विच से क्या कर सकते हैं, दो बातें, वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं या पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं, पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज कम ज्यादा कहां से करेंगे, रियोस्टेट से कम ज्यादा करेंगे। बात समझ आ गई। तो इतना अरेंजमेंट तैयार किया गया ताकि हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच लगने वाले वोल्टेज को बड़े अच्छे से कंट्रोल कर पाएं। समझ आ गया। रियोस्टेट से क्या करेंगे बताएं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच लगने वाले वोल्टेज की ध्रुवता बदलेंगे या उसकी वैल्यू बदलेंगे, वैल्यू। और रोटरी स्विच क्या करा देगा, पोलैरिटी चेंज करा देगा, इसको प्लस इसको माइनस, अथवा इसको माइनस इसको प्लस करा देगा। क्लियर। अच्छा, ये हमारा पूरा सेटअप था, पर इसकी स्टडी हमको नहीं करनी है, हमें यहां मेन मकसद हमारा है, यहां ध्यान देना हमारा मेन फंक्शन है, एक्सपेरिमेंट का मेन टारगेट है। ठीक है, फिर से आ जाते हैं वापस। आई होप कि आपको ये फिगर पूरा समझ आ गया। ठीक, यहां से हम लाइट डालते हैं, यहां से हमने क्या किया, लाइट डालते हैं, और वो लाइट अभी आप नॉर्मल कोई भी लाइट आप डाल दो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे और उसका जो हमको कंक्लूजन मिलता जाएगा उसको हम लोग नोट करते जाएंगे। जो भी कंक्लूजन हमको मिलेगा उससे हम नोट करते जाएंगे, बस इतना हमारा काम है। तो सबसे पहले अब हम एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1, यानी कि पहला प्रेक्षण हम लेना चाहते हैं। सबसे पहले हम कुछ काम करके देखना चाहते हैं और क्या मिलेगा उसका कंक्लूजन नोट करेंगे। सबसे पहले बेटा हमने एक काम किया, यहां पर जो लाइट डाली, वोल्टेज दोनों के बीच कैसा रखा, वोल्टेज दोनों के बीच हमने 0 ही रखा। दोनों के बीच का वोल्टेज कैसा रखा, वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर कितना रखा हमने, 0 वोल्ट। अभी इसका मतलब यहां से हमने कोई चीज चालू नहीं की, अभी ये ऑफ है, तो दोनों के बीच का वोल्टेज कैसा है, 0। समझ आया। अब हम क्या करते जाएंगे, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे और करंट को नोट करेंगे कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, देखो ये हमारा सर्किट कैसा है, अभी ऑफ है, बंद है, ये चालू नहीं है, इसलिए हमने पहले ही बोल दिया वोल्टेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 0। अब हम क्या चीज चेंज करेंगे, प्रकाश की तीव्रता बदलेंगे और करंट देखेंगे कि कितनी आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही है, ये हम चेक करेंगे। तो हमने क्या देखा, इसका एक ग्राफ बनाएंगे, इसका एक ग्राफ बनाएंगे। तो हमने ऐसे किया, इधर की तरफ हमने ले लिया एक्स एक्सिस की तरफ, इधर हमने प्रकाश की तीव्रता ले ली, प्रकाश की तीव्रता मींस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और इधर की तरफ हमने वाई एक्सिस की तरफ ले लिया करंट।
देखेंगे करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। ठीक है, ऐसे हमने क्या देखा कि पहले हमने प्रकाश की तीव्रता को कम रखा। प्रकाश की तीव्रता कम कैसे करेंगे, वॉट कम कर दें। 50 वॉट का बल्ब हमने जलाया, पहले हमने 50 वॉट का बल्ब जलाया, या जब तीव्रता 0 थी, तो जब तीव्रता नहीं बढ़ी, तीव्रता को हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे तीव्रता बढ़ते जाएगी और करंट ऐसे बढ़ते जाएगी। हमने तीव्रता 0 रखी तो हमने देखा एम्पियर मीटर को करंट बिल्कुल नहीं आई उसमें। इसका मतलब अगर इंटेंसिटी 0 है, तीव्रता कम है, 0 है, तो फिर करंट भी नहीं है। फिर हमने क्या कर दिया, यहां पर 50 वाट का एक बल्ब जलाया। 50 वाट का बल्ब जलाया तो ना से कुछ तो हुआ, पहले बिल्कुल नहीं था, अब 50 वाट का बल्ब जल रहा है, कुछ तीव्रता आ गई लाइट की, तीव्रता बढ़ के इतनी हो गई। अब हमने क्या देखा, अगर तीव्रता बढ़ के इतनी हो गई तो करंट इतनी बढ़ के हो गई। तीव्रता हमने इतनी बढ़ाई, करंट बढ़ के इतनी आ गई, यानी कि तीव्रता बढ़ाई और करंट भी क्या हो गई, बढ़ी। तीव्रता हमने बढ़ा के इतनी कर दी, कैसे करेंगे, 50 वॉट की जगह 100 वॉट लगा दो, कलर चेंज नहीं करना, तो क्या नहीं बदलोगे, आवृत्ति नहीं बदलोगे, तीव्रता केवल बदलोगे, वॉट बदलोगे, कलर चेंज नहीं करोगे। तो तीव्रता बढ़ा के हमने इतनी कर दी पर कलर वही रखा। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर इतनी करंट हमको मिलना स्टार्ट हो गई और बढ़ गई करंट, देखो पहले से तीव्रता बढ़ा के हमने इतनी कर दी, अब हमने देखा करंट और बढ़ के इतनी हो गई, इतनी करंट मिलना स्टार्ट हो गई। तीव्रता हमने और ज्यादा कर दी, करंट हमको और ज्यादा मिलने लगी, करंट हमको इतनी मिलने लगी, यहां तक। तो क्या देख रहे थे, इसका एक ग्राफ जो बना वो ऐसा ग्राफ बना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये ग्राफ हमको मिला और हम क्या देख रहे हैं, वोल्टेज कैसा है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0, एक भी पोटेंशियल डिफरेंस हमने नहीं लगाया है। लेकिन बावजूद इसके कि पोटेंशियल डिफरेंस ना हमने इसको प्लस किया ना माइनस, कुछ नहीं किया, केवल लाइट की क्या बढ़ा रहे थे, तीव्रता हम बढ़ा रहे थे। तो केवल लाइट की तीव्रता बढ़ा रहे थे और हमें यहां करंट दिखती थी। ये कैसे हो गया, पोटेंशियल लगाया नहीं और फिर भी सर्किट में करंट मिल रही है, वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया हमने, फिर भी सर्किट में करंट हमको दिखती है, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो ऐसा ऐसे हो जाता है। उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया वो ये दिया गया कि जब आप प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हो तो तीव्रता बढ़ने से यहां इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो बाई चांस यहां से अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकले तो उन 100 इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी, जिनके पास इतनी ताकत होती है कि सामने वाली प्लेट पर कोई पोटेंशियल ना हो, इसके भी बावजूद उनके पास इतनी ऊर्जा रहती है कि वो प्लेट से निकलते हैं और धड़ से दूसरी प्लेट पर पहुंच जाते हैं। तो सारे नहीं पहुंचते, कुछ कौन से वाले पहुंचते हैं जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। ऐसा उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया, एक्सप्लेनेशन दिया गया कि बिना वोल्टेज के भी यहां पर कैसे आखिरकार इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन देखो निकलेंगे कहां से, इस प्लेट से, क्योंकि लाइट तो इसी प्लेट पर पड़ रही है ना बेटा, तो इसी प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन निकलते इस प्लेट से हैं, लेकिन करंट क्यों मिलती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जरूर यहां से फ्लो होके यहां तक आ जाते होंगे। अब वोल्टेज हमने नहीं लगाया फिर भी इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से निकले उनमें से कुछ के पास ऐसी ऊर्जा रही होगी, ज्यादा एनर्जी। तो जब ज्यादा एनर्जी रहेगी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और अपनी ज्यादा एनर्जी की वजह से वो दूसरी प्लेट तक पहुंच जाएंगी बड़ी तेजी से। ठीक है, ये बताया गया। और यहां पर हमने क्या देखा, एक्सप्लेनेशन। आप देखो तीव्रता बढ़ रही थी तो करंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये जो पहला ऑब्जर्वेशन हमने देखा, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सबसे सिंपल अभी हमने किया है। जो ऑब्जर्वेशन 1 है दिस इज वेरी सिंपल, और उसमें हमें कंक्लूजन क्या मिला,
उसमें हमें कंक्लूजन, एक ही कंक्लूजन ही मिला हुआ है। बताएं क्या कंक्लूजन मिला, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कंक्लूजन ये मिला कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से करंट का मान क्या होता है, बढ़ रही है। अच्छा, करंट बढ़ने का क्या रीजन हो सकता है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। करंट का बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, NEAVD, फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध पढ़ा गया था। करंट बढ़ी, करंट बढ़ने का मतलब है क्या बढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो बढ़ेगा नहीं, फिक्स क्वांटिटी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेट जितना एरिया था उतना ही हम लगा के रख रहे हैं। अनुगमन वेग भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का नहीं बढ़ता, एक कांस्टेंट है। अच्छा, तो धारा बढ़ी, इसका मतलब क्या चीज बढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ा होगा। तो हमने यहां से एक कंक्लूजन निकाला, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से वैद्युत धारा बढ़ती है, अर्थात प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये कंक्लूजन सबसे सिंपल निकाल के हमने रख लिया, बस। क्या कंक्लूजन निकला, आपतित आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से परिपथ में वैद्युत धारा का मान बढ़ता है, परिपथ में वैद्युत धारा का मान बढ़ता है, अर्थात आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से परिपथ में वैद्युत धारा का मान बढ़ता है। ये तो हमको दिखता है, लेकिन अंदाजा क्या लगाया कि धारा बढ़ी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी। परिपथ में वैद्युत धारा का मान बढ़ता है, अर्थात प्लेट से उत्सर्जित, अर्थात प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये हमने, ये जो हमारा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन रहा, सबसे पहला जो हमारा प्रेक्षण था, उसमें हमने सबसे सिंपल सा एक कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको किया। क्या ये चीज अभी तक आपको समझ में आई? अब इसमें हम अपने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। एक्सपेरिमेंट चेंज कर देंगे यानी कि उसको करने का तरीका थोड़ा बदला जाएगा। अब इसको तरीका जो बदले, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद बदलते हैं तरीका इसका। अगला जो हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन होगा उसकी रीडिंग हम किस तरीके से लेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं। इसमें आपको करना ये है कि अलग अलग इंटेंसिटी पर हम ऑब्जर्वेशंस लेना स्टार्ट करेंगे। अलग अलग इंटेंसिटी का मतलब ये होगा, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। एक बार पहले यहाँ पर मैं एक इंटेंसिटी का बल्ब लगाऊंगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशंस लेना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले हमने यहाँ पर लगाया 100 वॉट का बल्ब। अगर 100 वॉट का बल्ब लगा दिया तो यहाँ से जो लाइट है उसकी एक कोई अपनी इंटेंसिटी होगी। उस वक्त हम वोल्टेज को यहाँ से बदलते जाएंगे और जो करंट हमको सर्किट में मिलेगी उसको हम नोट करते चले जाएंगे, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, फिर यहाँ पर बल्ब की इंटेंसिटी चेंज कर देनी है, 100 के बजाय 200 वॉट कर देंगे। फिर से यहाँ से वोल्टेज का मान बदलेंगे और करंट नोट करते जाएंगे और देखेंगे कि ग्राफ हमको किस तरीके का मिल रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन 2 है। हाइट में हमने करंट को लिया हुआ है, इधर की तरफ वोल्टेज पॉजिटिव और इधर की तरफ अगर लेंगे
वोल्टेज नेगेटिव करेंगे तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको प्लेट P1 मान सकते हैं और इसे आप ले सकते हैं प्लेट P2। ठीक है, तो मैंने बताया क्या क्या करना है हमको, कई सारी चीज़ें एक साथ बदल लेंगे हम लोग। जैसे एक तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इंटेंसिटी बदला करेंगे। पहले एक इंटेंसिटी, फिर दूसरी इंटेंसिटी, फिर तीसरी इंटेंसिटी, इस तरीके से तीव्रता बदलेंगे। लेकिन जब एक तीव्रता यहाँ से लगाएंगे उस वक्त वोल्टेज बदलेंगे और करंट को हम नोट करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए हमको क्या मिला। मान लिया वहाँ पर मैं 100 वाट का बल्ब लगा दिया, 100 वाट का बल्ब लगाया तो एक तीव्रता हमने दे दी उसको। ठीक, उसके बाद यहाँ जो हमारा ये फेज चेंजर है, रोटरी स्विच है, इसको हमने घुमाया और इसको घुमा के इसको कैसा कर दिया, प्लस, और इस प्लेट को हमने कर दिया माइनस। ध्यान दीजिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूं। 100 वाट का बल्ब हमने लगा दिया, यानी कि एक इंटेंसिटी I1 का प्रकाश हम इस पर डाल रहे हैं, ये अब हम करते रहेंगे। दूसरा, रोटरी स्विच को घुमा के इस प्लेट को हमने क्या बना दिया, प्लस, और इसको क्या बना दिया, माइनस। दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है, यहां से वोल्टेज चेंज करना है और करंट नोट करते जाना है। समझ आया कितना काम करना है। पहले क्या करना है, सबसे वहां पर 100 वाट का बल्ब लगा के एक कोई भी तीव्रता हम लाइट डाल देंगे प्लेट पर। दूसरा काम क्या करना है, इस प्लेट को कैसा बना देना है, रोटरी स्विच घुमा के प्लस, और इसको कैसा बनाना है, माइनस। तो प्लेट P2 कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल पर। इसके बाद ये दो काम कर चुके। तीसरा, यहां से जो रियोस्टेट है यहां से वोल्टेज को बढ़ाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, और करंट की जो हमको वैल्यू मिलेगी उसको ले करके हम एक टेबल बनाएंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन 2 पे हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने दो काम किए, I1 तीव्रता की लाइट डाली है और प्लेट P2, या ये मान लो कि हमने I1 तीव्रता की लाइट डाली और अभी किसी तरह का वोल्टेज हमने प्लेट को नहीं दिया, यानी कि वोल्टेज कैसा है, 0। इस वाली अक्ष पर हम वोल्टेज ले रहे हैं, इस वाली अक्ष पर हम करंट ले रहे हैं। पॉजिटिव वोल्टेज अगर प्लेट P2 को देंगे तो ग्राफ राइट साइड में आएगा, और अगर प्लेट P2 को नेगेटिव पोटेंशियल देंगे तो ग्राफ लेफ्ट साइड में आएगा। तो हमने क्या देखा कि जब हमने I1 तीव्रता की लाइट प्लेट पर डाली और दोनों प्लेटों के बीच कोई विभवांतर नहीं लगाया, अभी हमने 0 वोल्टेज रखा। जब 0 वोल्टेज रखा तो हमने देखा कि इतनी करंट हमको मिली, इतनी, या आप थोड़ी सी यहां मान लो, इतनी करंट हमको मिली। बताइए इतनी करंट हमको कब मिली, क्या क्या किया अभी तक हमने, I1 तीव्रता का प्रकाश डाला और क्या किया, और दोनों प्लेटों के बीच अभी हमने कोई विभवांतर नहीं लगाया। कितना वोल्टेज है, 0 वोल्ट। तो इसको हमने दोनों प्लेट्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया, 0 वोल्ट है। उस सिचुएशन पे जब ये I1 तीव्रता का प्रकाश आता है, प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 तक पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेट P2 तक पहुंचना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको करंट दिखती है अमीटर में। और कितनी करंट दिखती है, इतनी करंट, इतनी करंट हमको दिखती है, जबकि कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया अभी हमने। अब आप समझ सकते हैं बिना वोल्टेज सप्लाई के भी करंट दिख रही है। क्यों, आप समझ भी सकते हैं कि इस प्लेट से जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और जिसकी भी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो रुकता नहीं है। इस प्लेट से निकला एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि अपने आप ही वो दूसरी प्लेट पर पहुंच गए, अपने आप, बिना वोल्टेज अप्लाई किए। एनर्जी जिसके पास ज़्यादा होती है तो आप तो जानते हो वो धरे थांबे नहीं रहता है। तो अब जैसे ही एनर्जीज के इलेक्ट्रॉन निकले, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है और वो किसी के रोके नहीं रुके,
बिना किसी पोटेंशियल डिफरेंस के भी वो इस प्लेट पर पहुंच गए, इतना एनर्जी उनके पास थी। तो 0 वोल्ट पर भी हमको इतनी करंट मिलती है, इसीलिए। इतना समझ आया? अब इसके बाद हमने क्या किया, I1 को हम नहीं बदलेंगे, एक ही तीव्रता भी रखेंगे फिलहाल। जब बदलना होगा मैं खुद कहूंगा, लेकिन तब तक I1 इंटेंसिटी भी हम डालते रहेंगे। हाँ, एक चीज और, तीव्रता हमने ठीक है अभी रहने देते हैं। अब क्या किया हमने, अब रोटरी स्विच घुमाया, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल देना स्टार्ट किया, इसका पोटेंशियल पॉजिटिव किया और यहां से बढ़ाना शुरू किया। देखिए प्लस माइनस कहां से होता है, यहां से, और बढ़ना घटना वोल्टेज का यहां से। तो हमने इसको प्लस कर दिया और इसको प्लस करने के बाद धीरे धीरे यहां से रियोस्टेट से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं। ग्राफ किधर की तरफ चलना चाहिए, इधर की तरफ या लेफ्ट की तरफ, राइट में। तो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा के इतना पोटेंशियल कर दिया। अभी कैसा था, 0 पर इतनी करंट थी, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा के हमने इतना कर दिया। अब हमने क्या देखा, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाया, हमने देखा कि यहां करंट भी थोड़ी सी बढ़ गई, इतनी करंट बढ़ गई। ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, करंट भी थोड़ी सी बढ़ गई, इतनी सी, ठीक है। इसके बाद हमने और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, हमने देखा करंट और बढ़ गई, इतनी। हमने और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, अब हम क्या देखते हैं कि करंट नहीं बढ़ रही है। हमने और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, अभी भी करंट नहीं बढ़ी। हमने और पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, अभी भी करंट नहीं बढ़ी। तो शुरुआत में जब हम प्लस पोटेंशियल बढ़ाने शुरू करते हैं तो करंट भी क्या होना शुरू होती है, बढ़ती है। और एक निश्चित पॉजिटिव पोटेंशियल के बाद आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते रहो, करंट बढ़ना बंद हो जाती है। मतलब ग्राफ कैसे चला, ग्राफ पहले तो शुरुआत में देखो बढ़ रहा है, ऊपर ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो स्टार्टिंग में तो प्लस वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ी, लेकिन एक निश्चित प्लस वोल्टेज आ जाने के बाद करंट का बढ़ना बंद हो गया। भाई करंट को बढ़ता हुआ कब माना जाएगा, जब ग्राफ करंट की ओर चले। अब थोड़ी दूर तो ये ऊपर की तरफ चला, इसके बाद ये ऐसा क्षैतिज हो गया। क्षैतिज हो गया तो हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे थे पर करंट बढ़ नहीं रही थी। ऐसा क्यों हो गया? शुरुआत में तो जब हम वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट भी बढ़ती थी, लेकिन एक निश्चित वोल्टेज के बाद अब हम वोल्टेज तो बढ़ा रहे हैं, करंट नहीं बढ़ रही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि जब हमने I1 तीव्रता का प्रकाश प्लेट पर डाला, मान लीजिए यहां से जब I1 तीव्रता का प्रकाश प्लेट पर पड़ा, इससे 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल के बाहर आ गए। I1 तीव्रता की लाइट पड़ी, 100 इलेक्ट्रॉन इससे निकल के प्लेट के बाहर आए। उनमें से 50 इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी थी, अपने आप से ही इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि कोई वोल्टेज बिना लगाए भी वो 50 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे प्लेट पर पहुंचने लगी। तभी तो 0 वोल्ट पर भी हमको इतनी करंट मिलने लगी। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहे थे इस प्लेट पर, 50 नहीं पहुंच रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या करना शुरू किया, अब हमने इसका पोटेंशियल प्लस बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही हमने इसका प्लस पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ाया, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बढ़ाया, प्लेट P2 का पोटेंशियल प्लस थोड़ा सा बढ़ाया, तो इस प्लस देखो 50 इलेक्ट्रॉन तो बिना किसी पोटेंशियल के भी पहुंच रहे हैं, उनको किसी पोटेंशियल की आवश्यकता नहीं है। निकले टोटल कितने हैं, 100। अभी भी 50 नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि उनके पास ऊर्जा कम होगी। अब हमने क्या करना शुरू किया, इस प्लेट को प्लस देना। इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, माइनस। प्लेट को कैसा दिया, प्लस। तो ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, खींच लेगा। तो 50 पहले के वो तो बिना वोल्टेज के पहुंच रहे थे ना, 100 निकले, 50 बिना वोल्टेज के पहुंच गए। अब जब हमने इसको प्लस दिया, इसने 10 और खींच लिए, 10 और खींच लिए। अब कितना पहुंचना शुरू हो गए, 60। अगर 60 पहुंचना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ा, नंबर बढ़ा तो करंट भी क्या हुई, बढ़ेगी। तो शुरुआत में करंट बढ़ रही है,
ठीक है। इसके बाद हमने इसका वोल्टेज और प्लस किया और बड़ा किया, अब ये क्या करेगा और खींचेगा, यहां से 80 खींचना शुरू कर दिया इसने, 50 जा रहे थे 30 और खींच लिए, तो कितने जाने लगे 80। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा, इलेक्ट्रॉन का अगर नंबर बढ़ा तो करंट बढ़ेगी, तो बढ़ रही है करंट देखो, ठीक है। इसके बाद हमने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और इंक्रीज कर दिया, पूरे 100 खींच लिए इसने, 100 खींच लिए, करंट और बढ़ गई, ये करंट आ गई, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया और प्लस बढ़ाया इसका, अब कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये 100, क्योंकि निकले ही कितने थे 100 ही तो निकले थे, 100 से ज्यादा निकले ही नहीं ना, तो अब आप वोल्टेज बढ़ाओगे भी इसका प्लस, 100 जाने लगे, करंट मैक्सिमम आ गई। अब इसके बाद अगर इसका पोटेंशियल आप बढ़ाते भी जाओ तो क्या फायदा मिलने वाला है, जितने थे वो तो पूरे आना शुरू हो गए ना। आप जब 0 वोल्ट था तो 50 जा रहे थे, 50 के आप 60 कर सकते हो, 70 80 90 100 कर सकते हो, क्या 110 कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते 110? क्योंकि वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ही 100 थे, 110 थे ही नहीं ना, तो वहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन ही 100 थे, इसलिए 100 तक तो मैक्सिमम आप ले सकते हो, 110 तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि वहां निकले ही कितने इलेक्ट्रॉन है 100, और यही रीजन था कि उसके एक निश्चित वोल्टेज के बाद आप वोल्टेज बढ़ाते भी हो ना तो भी करंट नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि करंट मैक्सिमम हो चुकी है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि उसके पास ही नहीं है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, या निकले ही नहीं उससे ज्यादा। ये बात सबको समझ में आ गई? नहीं समझ आया? अच्छा, इसीलिए करंट कैसी हो गई, अब आप वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो तो भी करंट नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से निकले थे वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन प्लेट P2 पर पहुंचना शुरू हो गए। अब आप इसका कितना भी वोल्टेज बढ़ा दीजिए, जब बचे ही नहीं यहां पर आने के लिए तो फिर क्या आएगा, तो करंट बढ़ना बंद हो जाती है और बढ़ती नहीं है, बस ऐसा करंट हो जाती, करंट का ग्राफ करंट वाली अक्ष के लंबवत हो जाता है, करंट बढ़ना बंद हो गई। ठीक है, करंट बढ़ना बंद हो गई। जब भी किसी सर्किट में हम वोल्टेज बढ़ाते हैं पर करंट बढ़ना बंद हो जाए, यानी कि करंट उस समय कैसी हो चुकी है, मैक्सिमम, और इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इस करंट का हम क्या नाम रखते हैं? सैचुरेशन करंट इसका नाम रखते हैं। ये वाली जो करंट है ये सैचुरेशन करंट, यहां जितनी वैल्यू होगी वो सैचुरेशन करंट कही जाएगी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं संतृप्त धारा। हिंदी में क्या बोला करेंगे? संतृप्त धारा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने सोचा करंट नहीं बढ़ रही है, हटाओ रहने दो, छोड़ा। उसके बाद फिर रोटरी स्विच घुमाया और रोटरी स्विच को घुमा करके अब इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया। बात समझ में आई? इसको माइनस करना शुरू किया, यानी कि इधर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब हमने माइनस वोल्ट करना शुरू किया ना, इधर की तरफ बढ़ाना स्टार्ट किया। तो जब नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो हमने क्या देखा कि जब 0 था, 0 वोल्ट था, तो इतनी करंट थी। जैसे ही प्लेट P2 को हमने नेगेटिव वोल्टेज देना स्टार्ट किया, अब आप सोचो क्या होगा। इसको अभी तक कैसा दे रहे थे? प्लस, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा था। अब इसको कैसा देना स्टार्ट कर दिया हमने? माइनस। अब क्या करेगा ये? बिना वोल्टेज के कितने पहुंच रहे थे यहां पर? 50। अब हमने इसका माइनस बढ़ाया, अब ये उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? तो और इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होंगे या उन 50 में से भी रुकना शुरू हो जाएंगे? 50 में भी हम रुक जाएंगे कुछ बारे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आ गया और ये उनको रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो बिना वोल्ट के कितने जा रहे थे? 50, 50। हमने इसको नेगेटिव दे दिया, अब हम क्या देखते हैं? केवल 40 ही पहुंच पाते हैं यहां पर। 10 जिनकी ऊर्जा कम थी वो और रुकना शुरू हो गए, क्योंकि इसने उसको रिपेल कर दिया। अब अगर 40 पहुंचेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसा हो गया? कम कि बड़ा? कम हो गया, तो करंट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर करंट हमने इतना वोल्टेज दिया, करंट क्या हो गई? कम हो गई, इतनी करंट हो गई। हम और नेगेटिव अगर इंक्रीज कर देंगे
और नेगेटिव बढ़ाइए इसका, तो बिना वोल्ट के कितने जा रहे थे 50, थोड़ा नेगेटिव देने पर, थोड़ा सा जब नेगेटिव हमने दिया तो कितने रुक गए 10 और रुक गए, अब कितने जा रहे हैं केवल 40, और नेगेटिव हमने बढ़ा दिया, अब क्या होगा, अब 30 रुक गए, अब कितने केवल पहुंच रहे हैं 20। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया कि बढ़ गया, कम हो गया। करंट का क्या होगा, और कम हो जाएगी, तो करंट और कम हो गई, इतनी करंट हो गई, बस इतनी सी करंट बची केवल, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं कि अगर हम और भी वोल्टेज इसका नेगेटिव वाला बढ़ा देंगे, नेगेटिव वोल्टेज अगर हमने इसका और बड़ा कर दिया, अब क्या होगा, वो जो 20 पहुंच रहे हैं अभी भी, धीरे धीरे उनका भी क्या हो जाएगा, वो भी सब रोक दिए जाएंगे। एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल इसका आएगा, ये जितने भी यहां से जा रहे थे सब इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर देगा, रोक देगा। तो इसका नेगेटिव वोल्टेज एक समय ऐसा आएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि यहां से बिना वोल्ट के 50 जा रहे थे, वो भी 50 को रिपेल कर देगा। अब एक भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्लेट P1 से प्लेट P2 तक नहीं जाएगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। और उस वक्त ये ग्राफ क्या होगा, उस वक्त ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ऐसा ये ग्राफ आ जाएगा। अब बताएं ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कि धीरे धीरे नेगेटिव वोल्टेज देने से करंट का क्या होता चला गया, करंट कम होते चली गई, और एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज दिया हमने प्लेट P2 को कि करंट बिल्कुल कैसी हो गई, 0। नहीं समझ आया आपको, आ गया सभी को, ठीक। ये वाले वोल्टेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम VO से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जिस वोल्टेज को देने से प्लेट P2 का ऋण विभव जब हम इतना कर देंगे कि परिपथ में बहने वाली करंट कैसी हो जाएगी, 0, उस वाले वोल्टेज को हम बोलेंगे संस्तब्ध विभव। देखिए इसका क्या नाम रखा गया, इसका इस वोल्टेज का नाम रखा जाएगा संस्तब्ध विभव। इस वोल्टेज का नाम रखा जाएगा संस्तब्ध विभव, या हिंदी में इसका एक और नाम रखा गया निरोधी विभव, ये इसका नाम रखा गया संस्तब्ध विभव, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कट ऑफ पोटेंशियल, और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये बड़ा आसान है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल है जिसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। एक भी इलेक्ट्रॉन अब उधर नहीं जा पा रहा है, और उधर नहीं जा पा रहा है, सर्किट में करंट नहीं दिख रही हमको, इसलिए इस वाले पोटेंशियल के दो नाम, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव। संस्तब्ध विभव को कट ऑफ पोटेंशियल और निरोधी विभव को स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम रखा जाएगा। क्या ग्राफ की एक रीडिंग आपको पूरी समझ आ गई? अच्छा, ये हमने क्या किया, ये I1 इंटेंसिटी पर हमने रीडिंग लिया, ठीक है। अब हमारी एक ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया, एक रीडिंग पूरी हो गई हमारी। अब एक रीडिंग पूरी करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहां पर अभी हमने 100 वॉट का बल्ब लगा के रखा था, I1 तीव्रता दी थी इसको। अब हम ये बल्ब चेंज कर देंगे। बल्ब चेंज करके हमने यहां पर कर दिया 200 वॉट का बल्ब लगा दिया, और 200 वॉट का बल्ब लगा दिया, बल्ब का वॉट बढ़ा दिया, कलर चेंज नहीं किया। अगर वॉट बढ़ा दिया तो क्या चीज बदल दी हमने, इंटेंसिटी। कलर चेंज नहीं किया तो क्या नहीं बदला हमने, फ्रीक्वेंसी नहीं बदला हमने। इंटेंसिटी बढ़ा दी, कलर हमने उसका नहीं बदला, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की, तो इंटेंसिटी बढ़ के हमने कितनी कर दी, I2। ठीक, फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे। पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे मींस क्या करेंगे, I2 तीव्रता की लाइट अब जा रही है प्लेट तक,
अब हम क्या करेंगे, पहले सब जगह से प्लेट्स का पोटेंशियल कितना रखेंगे, 0। सबसे पहले कितना रखेंगे, 0। जब हम 0 वोल्ट रखते हैं तो हमने क्या देखा कि करंट इतनी मिली हमको, थोड़ी सी करंट पहले की अपेक्षा क्या हो गई, जब I1 तीव्रता का प्रकाश डाल रहे थे तब 0 वोल्ट होने से इतनी करंट मिलती थी। जब I2 तीव्रता का प्रकाश डालना शुरू किया तो 0 वोल्ट होने से ही अब हमको इतनी करंट मिल रही है, यानी कि करंट थोड़ी सी पहले की अपेक्षा क्या हो गई, बढ़ गई करंट। ठीक है, इतनी करंट हमको मिली। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट पूरा रिपीट करना है। अब बताएं क्या किया जाए। रोटरी स्विच जो हमारा है उससे हम इस प्लेट को क्या बना देंगे, प्लस, और इसको कैसा कर देंगे, माइनस। धीरे धीरे इसका प्लस बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, बढ़ाते जाएंगे तो करंट हमको कैसी मिली, हमने देखा ये करंट भी ऐसा बढ़ी, करंट ऐसा बढ़ी और एक निश्चित करंट आने के बाद फिर से बढ़ना उसका बंद हो गया। और अब आप समझे कि क्यों बढ़ना बंद हो गया, क्यों करंट पहले क्यों बढ़ी तीव्रता बढ़ाने से। हो सकता है कि जब I1 तीव्रता का प्रकाश डाला था तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्लेट P1 से निकले थे, 100। अब जब I2 तीव्रता का प्रकाश डाला तो अब यहां से कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 150, 150 इलेक्ट्रॉन निकले। 150 निकले तो 0 वोल्ट पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचने लगे। जब हम प्लस पोटेंशियल बढ़ाने लगे तो करंट बढ़ी, करंट बढ़ी, पहले 50 जा रहे थे 0 वोल्ट पर और अब I2 तीव्रता देने से 0 वोल्ट पर ही 60 जाना शुरू हो गए थे। तो 0 वोल्ट पर भी तो करंट बढ़ी थी पहले, और इसके बाद अब जब 150 यहां से निकले तो 150 में से 60 तो बिना वोल्ट के जा रहे थे ना। जब प्लस दिया हमने, इसने और खींच लिए, 80 खींच लिए इसने, करंट बढ़ी। इसने 100 खींच लिए, करंट बढ़ी। 120 खींच लिए, करंट बढ़ी। 150 खींच लिए, करंट बढ़ी। अब और वोल्टेज बढ़ाइए इसका, कितने निकले थे यहां से, 150, और इसने कितने खींच लिए। अब वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट बढ़ती गई क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते गए। वो ये वाला पार्ट शो कर रहा है, आप देखिए, वोल्टेज बढ़ाते जाइए, करंट बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। एक निश्चित करंट आ जाने के बाद हम वोल्टेज भी बढ़ाते जाएंगे, फिर भी करंट नहीं बढ़ रही है। ये वाली कौन सी कंडीशन आ गई, सैचुरेशन करंट आ गई। और क्यों सैचुरेशन करंट आ गई, क्योंकि हो सकता है इस सिचुएशन में इसको इतना प्लस हमने कर दिया है कि इसने पूरे के पूरे 150 खींच लिए हैं अब यहां से, और अब आप इसका प्लस बढ़ाओगे तो 160 खींचेगा क्या, ये निकले ही 150 थे तो 160 कहां से खींचेगा। तो 60 के 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150 तो कर सकता है, लेकिन 160 तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि उतने निकले ही है वहां से इलेक्ट्रॉन। तो पहले की अपेक्षा तीव्रता बढ़ाने से करंट बढ़ी, सैचुरेशन करंट भी बढ़ी है, और उसके बाद करंट का बढ़ना एक निश्चित सीमा के बाद बंद हो जाता है। क्या यह पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि एक निश्चित समय तक करंट बढ़ती है, उसके बाद इसका बढ़ना बंद क्यों हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है ये। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमको जब सैचुरेशन मिल गई, अब हम समझ गए करंट तो बढ़ नहीं रही है। अब हम कितना भी प्लस बढ़ाते जाएंगे करंट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन यहां पर आना स्टार्ट हो गए। तो हमने देखा जब करंट बढ़ नहीं रही तो प्लस बढ़ाने का हमें कोई फायदा नहीं है, हटा दिया हमने। रोटरी स्विच का यूज किया, एक बार फिर से इसको माइनस कर दिया और इसको हमने कैसा कर दिया, प्लस। अब प्लेट P2 को नेगेटिव किया, फिर पीछे आना स्टार्ट हो गए, पीछे आना स्टार्ट होंगे जब नेगेटिव करेंगे। अब आप बताएं I2 तीव्रता पर 0 वोल्ट पर ही कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे यहां पर, 60। I2 तीव्रता पर 0 वोल्ट पर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, 60। जब आप नेगेटिव इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो 60 में से कुछ देर में कितने रह जाएंगे, जब माइनस करोगे तो 40 रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि 20 को ये क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा ना। नेगेटिव कर देंगे आप इसको माइनस कर दिया तो अभी 0 पर 60 पहुंच रहे थे, इसको माइनस कर देंगे तो ये प्रतिकर्षित करके 20 को और रोक देगा। अब 40 पहुंचेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से कैसा हो गया, कम। करंट भी पहले से कैसी हो जाएगी, कम। इसको और नेगेटिव बढ़ा कर देंगे, नेगेटिव बढ़ा देंगे तो
तो अभी 40 पहुंच रहे थे, 20 और रोक देगा ये। अब कितने पहुंच पाएंगे? केवल अब केवल 20 पहुंच पाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से कम हो गया, करंट का क्या होगा? कम हो जाएगी। हमने और इंक्रीज कर दिया नेगेटिव इसका। अब जो 20 आ भी रहे थे वो भी इसने रोक दिए, क्योंकि माइनस माइनस को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो इसने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन यहां से आने के लिए रोक दिए। निकल रहे हैं 150, लेकिन पूरे रोक दिए अब इसने। तो सर्किट में करंट कितनी मिलेगी आपको? 0। तो जब नेगेटिव बढ़ाना स्टार्ट किया तो करंट का क्या होगा? धीरे धीरे कम होते जाएगी, कम होते जाएगी, और एक निश्चित वोल्टेज आने पर करंट का क्या हो जाएगा? 0। उसका ग्राफ पीछे की तरफ बनाएंगे। हमने उसका ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, और हमने क्या देखा? बड़ी विचित्र बात हमको दिखी कि ये ग्राफ में करंट कम होना स्टार्ट हो गई, और यहां जाके करंट 0 हो गई। विचित्र चीज ये दिखी हमको कि I1 तीव्रता होने से जिस नेगेटिव वोल्टेज ने करंट को 0 किया था, I2 तीव्रता होने से भी वही वाला नेगेटिव वोल्टेज करंट को 0 कर सकता है। उतने ही नेगेटिव वोल्टेज देने से करंट फिर से 0 हो चुकी थी। तो तीव्रता I तीव्रता बढ़ने से वोल्टेज जो कि करंट को 0 करता है उसका मान नहीं बढ़ता, वो उतना ही रहता है। अगर पहले मान लिया माइनस के 10 वोल्ट पर पहले 0 हुई थी, तो अभी भी माइनस के 10 वोल्ट पर ही 0 हो जाएगी करंट। समझ आया आपको? तो सैचुरेशन करंट का मान बढ़ गया। देखो पहले से, पहले इतने पर सैचुरेट हो रही थी करंट, अब इतने पर सैचुरेट हो रही है। तीव्रता बढ़ने से सैचुरेशन करंट तो बढ़ी, लेकिन संस्तब्ध विभव का मान नहीं बढ़ा। वो एक ही वोल्टेज नेगेटिव वाला था, जो I1 तीव्रता पर भी इलेक्ट्रॉन रोक सकता था, और I2 तीव्रता होने पर भी इलेक्ट्रॉन्स रोक सकता है। नेगेटिव वोल्टेज एक ही था उसका, सेम। ठीक है, मिला। ये हम कोई अपने मन से तो कर नहीं रहे थे, ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वहां पर हमको दिखता था, इसलिए उसका जो भी मिलता था हम मान लेते थे कि ठीक है यही हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? फिर से हम एक दूसरी रीडिंग हमने ले ली, पूरी दूसरी रीडिंग का ग्राफ भी हमारा आ गया। अब थर्ड रीडिंग हमको लेनी थी, फिर हम चेंज करेंगे। हमने 500 वॉट का बल्ब लगा दिया, तो 500 वॉट बल्ब का वॉट बढ़ा दिया, कलर चेंज नहीं किया। अगर पहले वो ब्लू था तो अभी भी कितना रखेंगे? ब्लू ही रखेंगे, पर वॉट कैसा कर दिया? 500 वॉट। तो वॉट बढ़ा दिया, हमने क्या बदल दिया? तीव्रता। कलर चेंज नहीं किया, तो हमने क्या चेंज नहीं किया? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया। तो हम जो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसमें इंटेंसिटी का क्या हो रहा है? इंटेंसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है? बदल रही है कि नहीं बदल रही है? फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रहे हैं हम, ध्यान रखिए, क्योंकि कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज कर रहे हैं। सो वी आर चेंजिंग इंटेंसिटी, नॉट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ठीक है, अब तीसरा वोल्टेज लगा दिया, I3 तीव्रता का लाइट डालना शुरू कर दिया। अब आप समझ गए, I3 तीव्रता की लाइट डाली हमने, कोई वोल्टेज नहीं लगाया दोनों प्लेट्स के बीच, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट होने पर भी हमने क्या देखा? इतनी करंट मिल रही थी हमको। पहले भी हो चुका है, ये तो कोई अजीब बात नहीं है। 0 वोल्ट होने पर भी इतनी करंट हमको मिली। इसके बाद अब हमने क्या किया? रोटरी स्विच से इसका वोल्टेज कैसा कर दिया? प्लस, और इसको कैसा कर दिया? माइनस। और धीरे धीरे इसका प्लस वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया हमने, धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया इसका। जब बढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होना शुरू होगा? पिछले 2 रीडिंग आप देख चुके हैं, उसके आधार पर आप क्या सोचते हैं क्या होने वाला है? करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। क्यों बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्योंकि इस बार जब 500 वाट डाला होगा तो एग्जाम्पल के तौर पे 100 वाट डालने से कितने निकले? 50। 200 डालने से 150, 500 वाट डालने से 200 इलेक्ट्रॉन अब निकले होंगे, जिनमें से 0 वोल्ट होने पर भी 100 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही पहुंच रहे होंगे। क्यों?
क्योंकि उन 100 के पास बाकी 100 की अपेक्षा ताकत ज्यादा, एनर्जी ज्यादा होगी। और जिसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, मैंने पहले भी बड़ी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया कि जिसके पास भी एनर्जी ज्यादा होती है वो धरे थामे नहीं रहता, उसका मन नहीं लगेगा यहां रुके हुए। उसके पास इतनी एनर्जी ज्यादा थी कि वो धड़ से प्लेट P2 पर पहुंच गए विदाउट एनी पॉजिटिव पोटेंशियल, कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, उसके बावजूद भी पहुंच गए। एनर्जी इतनी ज्यादा थी, क्या करे, अपने आप को रोक नहीं पाए। अब कितने निकले हैं? 200 निकले। 200 में 100 तो ऐसे ही पहुंच रहे हैं, और उन 100 की वजह से 0 वोल्ट पर भी आपको इतनी करंट मिलती है, देखो। और ऊपर से अब आपने क्या करना शुरू कर दिया, प्लस बढ़ाना शुरू किया। 100 तो पहले ही जा रहे थे, अब 140 जाना शुरू हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? इंक्रीज। करंट का क्या होगा? बढ़ेगी। समझ गए ग्राफ का क्या होगा? शुरुआत में ग्राफ बढ़ेगा, एक निश्चित करंट आने से कैसा हो जाएगा? बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों बढ़ना बंद हो गया बताएं? क्योंकि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे अब वो सब जाना शुरू हो गए होंगे, एक ऐसा प्लस वोल्टेज आ गया होगा, और उस प्लस वोल्टेज पर ये सब के सब इलेक्ट्रॉन पहुंचना स्टार्ट हो गए। अगर करंट सैचुरेट हो गई, अब हम जान गए कि वोल्टेज हम कितना बढ़ाएंगे, लेकिन करंट नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन अब पहुंच रहे हैं, अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ही नहीं है वहां पे, तो अब करंट तो नहीं बढ़ेगी। तो हमने बोला जब करंट नहीं बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, पोलैरिटी चेंज करो। तो फिर पोलैरिटी कहां से चेंज होगी? रियोस्टेट से कि रोटरी स्विच से? रोटरी स्विच से। पोलैरिटी चेंज कर दी और इसको बना दिया माइनस, इसको बना दिया प्लस, फिर माइनस बढ़ाना शुरू किया। 0 वोल्ट पर भी कितने पहुंच रहे थे? 100। अब माइनस बढ़ाना शुरू करेंगे तो ये माइनस और खींचना शुरू करेगा कि रोकना शुरू करेगा? रोकना। अभी 100 पहुंच रहे थे, माइनस की वजह से रुकेंगे, 80 पहुंचेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से कैसा हो गया? करंट का क्या होगा? करंट कम होते जाएगी और एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आएगा कि करंट 0 हो जाएगी, वो भी 100 रोक दिए जाएंगे। ये ग्राफ ऐसे आता जाएगा, ऐसे, और यहां पर आ जाएगा। हैरान करने वाली बात तो यही थी ना कि तीव्रता बढ़ाने से सैचुरेशन करंट तो हर बार बढ़ती है, लेकिन प्लेट P2 पर वो वाला नेगेटिव वोल्टेज जो करंट को 0 कर सकता था वो हर बार उतना ही था, वो बढ़ता घटता नहीं था। ठीक है, ये हमको मिला। अब आपको ये वाला ऑब्जर्वेशन कैसे किया हमको समझ में आ गया? नहीं समझ आया आपको? अच्छा, अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रकाश की तीव्रता क्या कर रहे हैं आप? चेंज कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं? चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो किसके बारे में बातें हो गई? लाइट के बारे में। अब थोड़ा करंट और वोल्टेज के बारे में बताइए। ये मैं किसकी जानकारी लिख रहा था इतने में? लाइट, जो हम उसको दे रहे थे। अब यहां हमने किसके किसके बीच ग्राफ बनाया है? करंट और वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज का क्या हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी जरा बता दीजिए। दोनों के बारे में बताइए मुझे। पहले मुझे बताएं सैचुरेशन करंट के बारे में, और फिर मुझे बताइएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। दोनों के बारे में मुझे बताएं क्या हो रहा है। सैचुरेशन करंट बदल रही है कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। पहले केवल इतने में सैचुरेट हो गई, फिर इतने में जाके सैचुरेट हुई, अब इतने में जाके सैचुरेट हुई। तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज हो रही है। ये I1 तीव्रता की लाइट थी, I2 तीव्रता की लाइट थी, I3 तीव्रता की लाइट थी, और यहां पर I1 तीव्रता से ज्यादा I2 है, I2 से ज्यादा I3 है। I1 से ज्यादा I2, I2 से ज्यादा I3, तीव्रता लगातार क्या करते जा रहे थे? बढ़ा रहे थे। तो सैचुरेशन करंट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और चेंज होने में बढ़ रही है कि घट रही है?
बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का बताइए, चेंज हो रहा है कि नहीं चेंज हो रहा है? नो चेंज। समझ आया? तो ये किसके बारे में है? लाइट के बारे में। ये किसके बारे में है? करंट और वोल्टेज के बारे में। ठीक है, अब दोनों से क्या कंक्लूजन मिलता है, निकाल के बताइए मुझे। नंबर 1, ध्यान से देखिए कंक्लूजन क्या निकला। यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिलेगा, इसकी थोड़ी जानकारी जरा दीजिए। कंक्लूजन नंबर 1, ध्यान से सुनिए पहले मेरी बात। तीव्रता बदली, ठीक है, सैचुरेशन करंट भी बदल रही है। आवृत्ति नहीं बदली, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं बदल रहा है। जो भी आपको पता लगता है उसको आप लिख लो, बस वही कंक्लूजन होगा आपका। हमको ऐसा लगता है इधर तीव्रता बदलते हैं, सैचुरेशन करंट बदल जाती है। इसका मतलब हमको ये पता लग रहा है कि तीव्रता बदलने से और करंट अगर बदल रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल रहे हैं। तीव्रता पर कौन निर्भर करता है? निरोधी विभव निर्भर करता है या संतृप्त धारा निर्भर कर रही है? संतृप्त धारा। इधर तीव्रता बदल रही है, इधर संतृप्त धारा बदल रही है, लेकिन तीव्रता बदल रही है पर निरोधी विभव तो नहीं बदल रहा है। इससे हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि प्रकाश की तीव्रता बदलने से धारा का मान तो बदलता है लेकिन विभव का मान बदलता नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि धारा जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, लेकिन निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। अगर निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता होता, अगर करता होता, तो तीव्रता बदल रही थी, इसको बदलना चाहिए था। लेकिन तीव्रता बदल रही है पर यह नहीं बदल रहा, इसका मतलब ये इस पर निर्भर नहीं करता। नहीं समझ में बात आई आपको? ऐसे तो हमको यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि परिपथ में या प्लेट से उत्सर्जित धारा अगर बढ़ी है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे? बढ़े होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहां पर हम ये लिखेंगे, प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताएं किस पर निर्भर करती है? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। देख लीजिए ना, आपतित प्रकाश की तीव्रता हम बदल रहे हैं तो करंट बदल रही है पर विभव बदल नहीं रहा, यानी कि तीव्रता पर करंट निर्भर करेगी, विभव निर्भर नहीं करेगा। तो प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। नंबर 2 क्या मिला? निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है कि नहीं करता? नहीं करता। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। बेटा ये बताएं, ये इसके कंक्लूजन्स आपको समझ आए कि नहीं आए? फिर से एक बार देख लीजिए, यहां कौन बदल रहा है प्रकाश में? तीव्रता। और यहां कौन बदल रहा है? करंट।
उधर तीव्रता बदल रही है प्रकाश की, इधर करंट बदल रही है, विभव नहीं बदल रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि तीव्रता पर निर्भर कौन करता है? करंट। तीव्रता पर निरोधी विभव निर्भर नहीं करता। हमने फ्रीक्वेंसी नहीं बदली तो सैचुरेशन करंट तो बदल रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। एक चीज यहां से हम और बता सकते हैं, देखो आवृत्ति नहीं बदली है लेकिन धारा तो बदल रही है। इसका क्या मतलब है बता सकते हैं आप मुझे? कि जो धारा है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल सही। और धारा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। आप चाहें तो 3 नंबर में ये बना के लिख सकते हैं। क्या लिख दिया जाए बताइए? प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है कि नहीं करती? नहीं करती। अगर प्लेट से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती होती तो क्या होता? आवृत्ति नहीं बदल रहे हैं तो इनका मान नहीं बदलना चाहिए था फिर, लेकिन ये आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। चौथा, निरोधी विभव। देखो आवृत्ति नहीं बदल रही है तो निरोधी विभव भी नहीं बदल रहा है। इसको देख के क्या लगता है कि निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, इतने कंक्लूजन हमने इस फर्स्ट, ये जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है इससे निकाला। कौन किस पर डिपेंड करता है फिर से मुझे बताइए जरा एक बार। निरोधी विभव तीव्रता पर बताइए निर्भर करता है कि नहीं करता? निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर करता है कि नहीं करता? नहीं करता। क्यों? तीव्रता बदल रही पर निरोधी विभव तो नहीं बदल रहा ना, तो निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। करंट बताइए तीव्रता पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है। क्यों? तीव्रता बदल रही, करंट बदल रही है। ठीक, अब दूसरी बात बताइए, निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है कि नहीं करता? करता है। क्यों? क्योंकि आवृत्ति नहीं बदल रही, निरोधी विभव भी नहीं बदल रहा। वो ना बदला, ये नहीं बदला, तो इसने बोला हम भी नहीं बदलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि निरोधी विभव आवृत्ति पर निर्भर करता है, इसको देख के बदलता है, और अगर ये नहीं बदलेगा तो ये भी नहीं बदलेगा। फिर समझ आया? अब बताइए, ये जो धारा है ये आवृत्ति पर निर्भर करती है क्या? धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। क्यों? आवृत्ति बदल रही, आवृत्ति नहीं बदल रही पर धारा तो बदल रही है, तो धारा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। वो 4 कंक्लूजन मुझे मिले, मैंने वो नोट कर लिए। इसमें एक और बहुत बढ़िया सी चीज हमको मिली है बीच में देखने को। कौन सी? ये जो एक वोल्टेज मुझे मिला था, संस्तब्ध विभव या निरोधी विभव, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसकी एक परिभाषा बना सकते हैं हम लोग। तो यहां पर मैं आपको बना के दिखा देता हूं। कौन सा विभव ले रहे हैं? संस्तब्ध विभव, या दूसरा नाम क्या है बेटा इसका? निरोधी विभव। बताइए संस्तब्ध विभव की डेफिनेशन क्या बनेगी? सुनिए ध्यान से, फिर आप बताइए। प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 का वो ऋण विभव जिस पर परिपथ में बहने वाली प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, क्या कहते हैं उसको? निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम नोट कर देते हैं।
प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 के उस ऋण विभव को, देखो हमने इसके नाम में ही ऋण लगा दिया है, ध्यान रखिएगा। प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 के उस ऋण विभव को जिस पर परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा का मान 0 हो जाता है, संस्तब्ध विभव कहलाता है। संस्तब्ध विभव कहलाता है। कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको? V नॉट से। इसे V नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो संस्तब्ध विभव की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्लेट P1 के सापेक्ष प्लेट P2 के उस ऋण विभव को जिस पर परिपथ में प्रवाहित प्रकाश वैद्युत धारा, याद करें लाइट डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका नाम क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन, याद आया? तो इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से परिपथ में जो धारा बहेगी उसका नाम क्या होगा? प्रकाश वैद्युत धारा। उस वैद्युत धारा का नाम क्या होगा? प्रकाश वैद्युत धारा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान 0 हो जाता है, संस्तब्ध विभव कहलाता है। इसे V नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, निरोधी विभव, इसका मान कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो आप इसीलिए, क्योंकि ये हम जानते हैं कि इसका मान कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव, इसलिए हम इसके आंसर में इसके आगे माइनस नहीं लगाते, क्योंकि हमको तो पहले से ही मालूम है कि वो कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे बाई चांस मैंने बोल दिया कि संस्तब्ध विभव का मान है 6 वोल्ट, तो आप क्या समझ गए कि -6 वोल्ट देने से करंट का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और एक चीज मैं बताऊं, जैसे आपने यहां का नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, 1 2 3 4 5, आपने देखा 5 के बाद जैसे ही 6 नेगेटिव वोल्टेज हमने किया, करंट रुक गई, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंचना बंद हो गए। तो 6 वोल्ट पर करंट रुकी। अब नेगेटिव बढ़ा के 7 कर दिया तो भी करंट रुकी है, 8 कर दिया नेगेटिव तो भी करंट रुकी है, 9 कर दिया तो भी करंट रुकी है, 10 कर दिया तो भी करंट रुकी है। तो निरोधी विभव किसको बोलेंगे फिर? 6 को, जिस पर जाके करंट पहली बार रुक जाएगी, उस वाले विभव का नाम हम क्या रखेंगे? निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका नाम रखा जाएगा। याद रहेगा आपको? तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में हो गया। और ये जो हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन लिया उसका ये कंक्लूजन वगैरह हो गया, ठीक है। अब आप इसे नोट करेंगे, इसके बाद ऑब्जर्वेशन 3 करेंगे हम, प्लीज नोट करें। ऑब्जर्वेशन 3, अब हम पहले हमने सबसे एक ऑब्जर्वेशन लिया था, उसका कुछ कंक्लूजन निकला। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमने ये किया, इसके भी हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। अब हम थर्ड ऑब्जर्वेशन करेंगे और देखते हैं उससे हमको क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन को करने में हम देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब ये हम यहां से हटा देते हैं इसको, इस बार हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे लेकिन तीव्रता नहीं बदलेंगे। बात समझ आई? क्या चीज बदलेंगे इस थर्ड ऑब्जर्वेशन में? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। देखिए इस बार हम इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को नहीं बदलेंगे, नो चेंज।
लेकिन प्रकाश की क्या चीज बदलेंगे? फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। और देखते हैं आखिरकार क्या दिखाई देता है जब हम ऐसा करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे थे? तीव्रता बदल रहे थे, आवृत्ति नहीं बदल रहे थे। यहां पर हम तीव्रता नहीं बदलेंगे, आवृत्ति बदलेंगे। और फिर से वैसा ही पूरा एक्सपेरिमेंट हमको करना है। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले सबसे कम फ्रीक्वेंसी किस लाइट की होती है? रेड की, ब्लू की? रेड की कम फ्रीक्वेंसी होती है। तो सबसे पहले हमने लगाया 100 वॉट रेड। 100 वॉट का कौन सा बल्ब लगाया? रेड कलर का बल्ब हमने लगाया। फ्रीक्वेंसी हमने कैसी दी? सबसे छोटी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी दी इसको। अच्छा, अब हमने क्या देखा? वैसे ही पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। सबसे पहले वोल्टेज दोनों के बीच कैसा रखेंगे? बोलिए। 0 वोल्ट रखेंगे। 0 वोल्ट रखा हमने देखा कि यहां इतनी करंट हमको मिली। 100 वोल्ट रेड बल्ब लगाया, 0 वोल्टेज पर इतनी करंट आती है। ठीक है, आती होगी। क्यों आती है अब आप समझते हैं? बताइए क्यों आती है 0 वोल्ट पर भी? क्योंकि उस वक्त कुछ इलेक्ट्रॉन प्लेट्स में से निकले, उनमें से कुछ की ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि उनको किसी प्लस वोल्टेज की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही वो प्लेट P2 पर पहुंचने शुरू हो गए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसका पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करेंगे। पहले इसको प्लस करेंगे और इसको माइनस। तो उसको प्लस और इसको माइनस कहां से करेंगे? रोटरी स्विच से। उसके बाद इसका वोल्टेज बढ़ाना शुरू करेंगे कहां से? रियोस्टेट से। तो इसका वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं। हम क्या देखते हैं? करंट बढ़ना शुरू होती है। करंट बढ़ना शुरू होती है और ग्राफ इस तरह का हमको एक ग्राफ मिलता है, ऐसा। इस तरह से ये हमको एक ग्राफ मिला और कुछ देर के बाद करंट क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। अब आप समझते हो कि करंट सैचुरेट क्यों हो रही है कि नहीं समझ पाए? समझ रहे हैं क्यों करंट सैचुरेट हो गई? बोलो। क्योंकि प्लेट P2 का ऐसा पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया होगा कि उसने प्लेट P1 से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए होंगे। अब इससे ज्यादा है नहीं उसके पास। तो अगर आप इसका पोटेंशियल बढ़ा भी रहे हो तो भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर नहीं बढ़ पा रहा है। ये करंट सैचुरेट हो गई। इस करंट का क्या नाम रखा जाता है? सैचुरेशन करंट। हिंदी में संतृप्त धारा। संतृप्त धारा यानी कि अब सर्किट में करंट संतृप्त हो चुकी है, इससे ज्यादा करंट नहीं जा सकती। सैचुरेशन करंट। ठीक है। अब हमने देखा प्लस वोल्टेज करने से करंट सैचुरेट हो गई, बढ़ नहीं रही है, तो फिर अब प्लस करने का कोई फायदा नहीं है। अब हमने माइनस करना स्टार्ट किया इसी को। तो रोटरी स्विच से फिर हमने प्लेट P1 को प्लस बना दिया और प्लेट P2 को कैसा कर दिया? माइनस। अब जब प्लेट P2 को माइनस करेंगे, 0 वोल्ट रखा है तो भी इतनी करंट मिल रही थी ना हमको। अब हमने माइनस करना शुरू किया। तो जब माइनस बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो यहां से इधर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी और बढ़ने लगेगी या उतनी ही रहेगी? कम होने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब आप निगेटिव दे रहे हो इसको। निगेटिव बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओगे, इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे, रुकते जाएंगे। एक वोल्टेज ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे, 0 हो जाएगी करंट। और ये ग्राफ हमको ऐसा मिला, ऐसा। इस वोल्टेज पर जाकर करंट क्या हो गई? 0। तो इस वोल्टेज का नाम बताइए। निरोधी विभव, संस्तब्ध विभव सब यहां लिख चुके हैं, इसलिए वहां नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, सबको समझ आ गया ये? अब एक रीडिंग हमने ले ली। अब अगर एक रीडिंग ले ली, अब हम दूसरी रीडिंग लेना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे बताएं? अगर आपको ये एक समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंट, तो अब क्या करना चाहिए हमको? 100 वॉट का, हाँ, बल्ब 100 वॉट का ही रखेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमको क्या नहीं बदलना?
तीव्रता नहीं बदलनी, लेकिन हमको क्या बदलना है, हमको फ्रीक्वेंसी बदलनी है। तो 100 वाट का कौन सा बल्ब लगा दिया हमने, येलो कलर का बल्ब लगा दिया। 100 वाट रखा तो क्या नहीं बदला, तीव्रता नहीं बदली हमने, लेकिन येलो करने से क्या बदल दिया हमने, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी हमने, आवृत्ति पहले से ज्यादा हो गई। मान लेते हैं ये इसकी आवृत्ति थी ν1 और ये आवृत्ति है ν2, आवृत्ति ज्यादा हो गई। अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि 0 वोल्ट फिर से किया हमने, 0 वोल्ट किया, अब हमको इतनी सी करंट मिली। करंट इस बार बढ़ी तो, लेकिन बहुत थोड़ी सी करंट में इंक्रीमेंट मिला मुझको, लेकिन बढ़ी। ठीक है, अभी और आगे करेंगे उसका आकलन, तो तब कर पाएंगे ना हम लोग। अब क्या करना शुरू करेंगे, 0 वोल्ट पर इतनी करंट मिल रही थी, फिर से इसको प्लस कर देंगे और इसको क्या बनाएंगे, माइनस। कहां से करना है अब आप सब समझ जाते हो। प्लस बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, क्या होगा बताइए, करंट बढ़ेगी। करंट बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगी, सेचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। इस बार हमने क्या देखा, करंट बढ़ी, बढ़ते गई और इसी वैल्यू पर आकर के सेचुरेट हो गई। तो 0 वोल्ट पर करंट थोड़ी सी तो बढ़ी थी, ज्यादा नहीं बढ़ी थी, ना के बराबर, थोड़ी सी करंट इंक्रीज हुई थी। लेकिन जब हमने प्लस वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया तो करंट उसी वैल्यू पर जाकर सेचुरेट हो गई। पहले भी इस वैल्यू पर सेचुरेट होती थी, अब भी इस वैल्यू पर सेचुरेट हो गई। क्या इसका मीनिंग आप बता सकते हैं क्या होगा? इससे हमको एक ही बात पता लग रही है कि अगर पहले 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो पूरे के पूरे जब 100 पहुंचने लगे थे तो बढ़ के इतनी करंट बन गई थी कि नहीं बन गई थी? इस बार भी क्या हुआ होगा? क्या इस बार आपको लगता है 150 निकले होंगे? क्योंकि अगर 150 निकले होते तो ये करंट थोड़ा ऊपर जाके सेचुरेट हुई होती, लेकिन करंट तो उसी जगह पर जाके सेचुरेट हो गई। इसका मतलब है इस बार भी प्लेट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही रही होगी। तीव्रता नहीं बदली, कलर बदला, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदल रही है। देखिए आप देख रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उतने ही अभी भी निकल रहे हैं। अब करंट सेचुरेट हो गई तो उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो हमने बोला ठीक है, अब सेचुरेट हो गई तो प्लस बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, माइनस बढ़ाना शुरू करो। हमने इसको नेगेटिव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, माइनस, इसको क्या कर दिया प्लस, उसका नेगेटिव इंक्रीज करना स्टार्ट किया। तो अब क्या होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रुकने लगेंगे धीरे धीरे या और बढ़ने शुरू होंगे? रुकने लगेंगे। नेगेटिव कर दिया ना आपने, रुकने लगेंगे। और नेगेटिव साइड में जब ग्राफ बनाया हमने तो ये ग्राफ हमको ऐसा मिला। इस बार यहां पर करंट परिपथ में 0 नहीं हुई, थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव लगाने से इस प्लेट का वोल्टेज पहले की अपेक्षा थोड़ा और ज्यादा नेगेटिव लगाना पड़ा, तब हम इलेक्ट्रॉन रोक पाए। पहले इतना नेगेटिव लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक जाता था, लेकिन अब इतना लगाने से इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहा था। अब इतना लगाना पड़ा नेगेटिव, तब हम इलेक्ट्रॉन को रोक पाए। और इस बार संतप्त विभव ये मिला। ये पहला स्टॉपिंग पोटेंशियल था, ये दूसरा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। समझ आ रहा है आपको? तो अब आप खुद समझ सकते हैं, पहले केवल इतना माइनस लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक जाते थे, अब इतना माइनस हम लगा रहे थे, इलेक्ट्रॉन रुकते नहीं थे, फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते थे। अब इतना माइनस मुझे लगाना पड़ा, ये माइनस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके लगाना पड़ा, तब हम इलेक्ट्रॉनों को रोक पाए। कुछ आइडिया लगा सकते हैं क्या हो रहा होगा? पहले इतने से माइनस लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक जाते थे, अब इतना माइनस लगाने से इलेक्ट्रॉन नहीं रुकते, अब इतना माइनस लगाने से इलेक्ट्रॉन रुकते हैं। क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पहले इतना लगाने से इलेक्ट्रॉन रुक जाते थे, अब इतना लगाना पड़ता है और ज्यादा माइनस देना पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी ऐसा लगता है ताकत पहले से ज्यादा है थोड़ी।
क्यों? पहले हमने -6 लगाया, इलेक्ट्रॉन रुक गए, अब -6 से नहीं रुक रहे हैं। अब -6 से अगर भीड़ नहीं रुक रही है, इसका मतलब -6 से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसको, अब हमको देना पड़ा -8 तब रोक पाए। इसका मतलब पहले वाले इलेक्ट्रॉनों से इस बार वाले इलेक्ट्रॉनों की क्या ज्यादा है? संख्या तो बढ़ी नहीं, एनर्जी बढ़ी, ऐसा लगा हमको। देखा जाएगा आगे वाकई में क्या हो रहा है। ये समझ आ गया आपको? ठीक, दूसरा रीडिंग ले लिया, अब थर्ड रीडिंग लेना है मुझको। थर्ड रीडिंग लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से बताएं क्या करें? हाँ, क्या बदलना है, क्या नहीं बदलना है? फ्रीक्वेंसी बदलनी है, इंटेंसिटी नहीं बदलनी है। तो बल्ब कितने वॉट का लगाया जाए? वो तो 100 वॉट का लगाओ, क्योंकि तीव्रता नहीं बदलनी हमको। लेकिन अब इसको कैसा कर दो, अब इसको ब्लू कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी हमने कैसी कर दी पहले से, और ज्यादा कर दी, और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की। फिर से पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट किया। हमने देखा 0 वोल्ट पर इतना मिला, प्लस वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया, करंट बढ़ रही थी, लेकिन इसी वोल्टेज पर जाकर, इसी करंट पर जाकर फिर से क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इस बार भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, जो निकलने वाला नंबर था, वो बढ़ा नहीं है अभी भी। ठीक है, अच्छा। और जब माइनस देना शुरू किया तो ग्राफ पीछे जाने लगा, ग्राफ पीछे जाने लगा, पीछे जाने लगा, और इतने वोल्टेज पर भी नहीं माने अब तो इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इतने पर भी मान गए, उसके बाद इतने पर नहीं माने, इतना देना पड़ा, अब इतने पर भी नहीं मान रहे हैं। धड़धड़ा की पूरी भीड़ प्लेट P2 पर पहुंच जाती है। इसका मतलब है अब तो लग ही रहा है कि पक्का क्या बढ़ गई है, ताकत बढ़ गई है, उनकी एनर्जी बढ़ गई है। नंबर तो नहीं बढ़ा, 100 के 100 ही है, लेकिन ताकत बढ़ रही है, इतना हमको अंदाजा लग रहा है। ये थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे मिला। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरफ है? नेगेटिव साइड, तो आप नेगेटिव लगा सकते हो। समझ आया? तो इंटेंसिटी हमने नहीं बदली, फ्रीक्वेंसी बदली। अब आप सोच के बताइए ग्राफ में क्या चीज बदली? करंट और वोल्टेज का, दोनों चीजें बताइएगा मुझको। हम सैचुरेशन करंट के भी बारे में पूछेंगे, इसका भी मुझे जवाब दीजिए। और हम निरोधी विभव के भी बारे में पूछेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल के भी बारे में पूछेंगे, इसका भी जवाब दें मुझे। सैचुरेशन करंट चेंज हो रही है क्या? चेंज नहीं हो रही है। अगर सैचुरेशन करंट चेंज नहीं हो रही है तो यहां पर मुझे क्या लिख देना चाहिए? नो चेंज। स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है, ठीक है। और लगातार क्या होते जा रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। और एक चीज बताइए, ये और ये 3 ग्राफ खींचे गए, 3 आवृत्तियों पर खींचे गए हैं। कौन सी ग्राफ ν1 आवृत्ति का है, कौन ν2 का, कौन ν3 का? ये ग्राफ कौन सी फ्रीक्वेंसी का है? ν1, ये वाला और ये वाला ν3। इसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ν1 सबसे कम, उससे ज्यादा ν2, उससे ज्यादा ν3। ठीक है, और ये हमको मिला। अब बताएं, सब कुछ देख लिया, क्या निकालना बाकी रह गया? कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स निकालने बाकी रह गए। अब बताइए कंक्लूजन। सैचुरेशन करंट, करंट का सीधा मतलब होता है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि संख्या बढ़ जा होगी तो करंट होगी ना। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर नहीं करती? ये नहीं बदल रहा है, तीव्रता नहीं बदली तो ये नहीं बदला, इसका मतलब ये इस पर निर्भर करता है। आवृत्ति बदली पर ये नहीं बदला, इसका मतलब ये इस पर निर्भर नहीं करता। भाई कोई किसी पर निर्भर करता है, कोई किसी पर निर्भर नहीं करता, ये कैसे हम पहचानते हैं? अगर ए बदले बी बदल जाए तो हम कहेंगे कि बी निर्भर करता है ए पर।
अगर ए बदले बी ना बदले तो हम कहेंगे बी ए पर निर्भर नहीं करता। ये तो आती है बात। तो सबसे पहले क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि प्लेट से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लेट से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों बातों पे बताइए, तीव्रता और आवृत्ति किस पर निर्भर करती है, किस पर नहीं? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर बताइए क्या होता है। अगर ये नहीं बदला तो ये भी नहीं बदला, इसका मतलब ये इसी पर निर्भर करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। दूसरा, प्लेट से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये नहीं बदल रहा जबकि ये तो बदल रहा है ना। प्लेट से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर, बताइए करती है कि नहीं करती? संख्या जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। थर्ड कंक्लूजन, अब निरोधी विभव के बारे में बताओ। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर। अब आप देखें, निरोधी विभव बदल रहा है जबकि तीव्रता नहीं बदल रही है। तो ये नहीं बदल रही है फिर भी ये बदल रहा है, इसका मतलब है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अगर बेटा ये निर्भर करता होता तो ये नहीं बदल रहा तो ये भी ना बदलता फिर तो निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। चौथा, निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर। अब बताओ, ये आवृत्ति बदली, निरोधी विभव भी बदल गया, इसका मतलब है कि आवृत्ति पर निर्भर करता है। फिर तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ये कंक्लूजन हमने निकाले अपने इस थर्ड ऑब्जर्वेशन से। क्या ये आपको सबको समझ में आए? ठीक है। अब इतने सारे कंक्लूजन्स तो हमने निकाल लिए। अब जितने भी हमने अभी तक ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हमने अभी तक लिए, अब उन सब से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकले थे। अब उन सब का हम ग्रैंड कंक्लूजन निकालेंगे। एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट है, अब इनका हम ग्रैंड कंक्लूजन निकालेंगे। सबको मिला के आखिरकार हम क्या समझ पाए, कौन किस पर डिपेंड करता है और कौन किस पर डिपेंड नहीं करता है, उन सब को मिलाते हुए उसके हम ग्रैंड कंक्लूजन्स निकालेंगे। तो ये कंक्लूजन अगर आपको समझ में आ गए तो ग्रैंड कंक्लूजन निकालने के लिए अब हमको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये लिखे वाले कंक्लूजन ही देखकर हम पता लगाएंगे। लेकिन अब ये काम करेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे, चलेंगे आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।